हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान। बायोस्कोर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के बारे में। तो ये प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत ही आते हैं सारे हमारे। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फोटोसिंथेसिस को लेके, और इसके आगे जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशंस के बारे में। तो यहाँ से बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बनते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज होती है। छोटी छोटी लाइनों पे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के बारे में कि एनसीईआरटी यहाँ पे हमें क्या कहना चाहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस होती है बाय विच ग्रीन प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे दी गई है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, यानी कि एक प्रकार से ये हम बोल सकते हैं कि लाइट बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन से इसको हम बोल सकते हैं हमारा, कि इसमें क्या करता है कि लाइट की प्रेजेंस के अंदर प्लांट्स क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंस यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स का फॉर्मेशंस करते हैं। यहाँ पे हम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे लाइट बायोकेमिकल रिएक्शन से एक प्रकार की हम इसको हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है हमारा। और इसको हम बोलते हैं एंडरजेनिक रिएक्शन भी कहते हैं हम इसको, है ना। यहाँ पे एंडरजेनिक रिएक्शंस भी हम इसको कहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे होता क्या है कि प्लांट जो होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, यानी कि CO2 और वाटर से क्या इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट किसका, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है ड्यू टू दो रीजंस की वजह से यहाँ पे दिए गए हैं। पहली बात करते हैं, इट इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड्स ऑन द अर्थ। तो जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं उन्हीं के अंदर क्या होता है, हमारे जो ऑटोट्रॉप्स होंगे उन्हीं के अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। और फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप ही क्या होता है, हमारा ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन होगा, जिसी को क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉप्स कहेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर हम बात करते हैं। तो ये फूड फॉर्मेशन का एकमात्र स्रोत के रूप में हमें देखने को मिलता है, सोर्स के रूप में देखने को मिलता है। दूसरी बात होती है, फोटोसिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट के रूप में हमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की अमाउंट को बनाए रखने का काम कौन करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स के द्वारा ही हमें देखने को मिलता है। तो फोटोसिंथेसिस एक तो फूड के लिए और दूसरा ऑक्सीजन के लिए, और दोनों ही जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी होते हैं हमारा। अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉल्स ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन द सनलाइट फॉर द एनर्जी के लिए डिपेंडेंसी हमें देखने को मिलती है। इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। एक वेरिजिनेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट किया गया हमारा, टू प्रूव द फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। तो आपने एग्जांपल किया होगा, एक लीफ को लिया होगा, उसको आपने 2-4 दिन अंधेरे में रखा होगा, वहां से क्या होगा, वहां पे स्टार्च फ्री हो जाता है, फिर आयोडीन का यूज किया होगा आपने वहां पे। तो ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है किसके लिए, करने के लिए, इन प्रेजेंस ऑफ, बाय टेस्टिंग दिस लीव्स आर द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च। और स्टार्च क्या बनता है, फोटोसिंथेसिस से जो ग्लूकोज बनता है वही स्टार्च के रूप में क्या होता है, स्टोरेज होता है हमारा। और दूसरा होता है टू प्रूव दैट CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसे बाय स्टार्च टेस्टिंग कहते हैं, द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द लीफ टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर द स्टार्च व्हाइल द पोर्शन दैट वाज इन ट्यूब हैविंग KOH टेस्ट इज नेगेटिव। इसको हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं या मोल्स एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। कि एक लीफ को आपने देखा होगा कि एक आपने बॉटल के अंदर आधा अंदर बॉटल के अंदर रखा है और एक बाहर रखा हुआ है, और बॉटल के अंदर क्या रखा है, KOH रख दिया। जो KOH क्या करता है, CO2 को क्या कर लेता है, हमारा एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा। तो वहां पे CO2 एसेंशियल रूप में हमें देखने को मिलती है फोटोसिंथेसिस के रूप में। तो वहां पे आपको स्टार्च का फॉर्मेशन हमें नहीं दे। तो दो एक्सपेरिमेंट आपने देखे होंगे, वेरिजिनेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट और दूसरा होता है मोल्स एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, इसे हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं यहाँ पे। दूसरी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात की है, जो प्रीवियस ईयर कुछ एग्जाम में पूछा भी किया है, प्रिस्टले डिस्कवर द ऑक्सीजन इन 1774। तो प्रिस्टले ने नहीं एक्सपेरिमेंट किया था हमारा कि जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, एयर को क्या करते हैं, हमारा शुद्ध करते हैं, और
जो इन्होंने एक माउस को लिया था और एक बर्निंग कैंडल को लिया था। इन्होंने कहा था कि माउस और बर्निंग कैंडल होती है एयर को क्या करती है, इम्प्योर करती है, जिन्होंने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसी के आधार पर यहाँ पे इन्होंने जो एयर के बारे में बात की थी, प्यूरिफाई एयर, वो ऑक्सीजन के बारे में बताया था। तो डिस्क्राइब द ऑक्सीजन मतलब डिस्कवर द ऑक्सीजन की बात करते हैं। 1774 का क्रेडिट प्रिस्टले साहब को ही दिया था, है ना। दे प्रेजेंटली हाइपोथाइज क्या बना कि प्लांट रेस्टोर द एयर, क्या करते हैं, प्लांट एयर को रेस्टोर करते हैं, वेयर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल, इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो इनका बड़ा एक्सपेरिमेंट है ये बेल जार एक्सपेरिमेंट, इसमें कहते हैं, यहाँ पे हम इसको कहते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने बताया था यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजेनहाउस के साहब के बारे में बात करते हैं। 1730 टू 1799 की बात करते हैं। शो दैट सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस दैट प्यूरिफाइड द एयर। ही शोड दैट द ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट कुड रिलीज द ऑक्सीजन। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने बबल एक्सपेरिमेंट था इनका हमारा, कि सनलाइट इज एसेंशियल होता है फॉर द किसके लिए, एयर के प्यूरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने कहा था कि ये जो ग्रीन पार्ट होता है उसी पार्ट से हमारी ऑक्सीजन का रिलीज होता है, यहाँ पे देखने को। तो सनलाइट की प्रेजेंस का रोल इंजेनहाउस ने हमें बताया था हमारा। तो जूनियन वन सच साहब ने क्या बताया, प्रोवाइड एविडेंसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो, ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज ए स्टार्च के रूप में। तो जूलियन वन सच साहब ने बताया कि ग्लूकोज जो होता है हमारा वही फॉर्मेशन होता है और वही स्टार्च के रूप में यहाँ पे फॉर्मेशन हमें देखें। तो सच साहब ने एक्चुअली क्या था, क्लोरोप्लास्ट के बारे में, लीफ के बारे में और आपकी लाइट के बारे में एक रिलेशनशिप इन्होंने डेवलप किया था यहाँ पे। His later studies show that the green substances in the plant, यानी कि जो ग्रीन सब्सटेंस यानी क्लोरोफिल as we know it now, जिसको आज हम कहते हैं यहाँ पे, है ना, is located in special bodies में देखने को मिलते हैं, जिसे हमने क्या बोलते हैं आज, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। विद इन द प्लांट्स के अंदर में देखने को मिलता है। तो क्लोरोप्लास्ट का एक रिलेशन इन्होंने फोटोसिंथेसिस से जरूर बताया था यहाँ पे। उसके बाद आता है T.W. एंगलमैन साहब ने, इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्लेडोफोरा पे एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि ग्रीन एल्गा है, उसका सस्पेंशन बनाया था एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर, उसके अंदर घोल के देखा था उन्होंने। तो इन्होंने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम द फोटोसिंथेसिस वाज द डिस्क्राइब। इन्होंने कलर्स के जो स्पेक्ट्रम होता है ना, 7 कलर ऑफ लाइट का, उसका इन्होंने यूज किया था, प्रिज्म का यूज करते हुए इन्होंने, और इसी के आधार पर बताया था इन्होंने कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, यानी जो ऑक्सीजन रिवाइल्ड होती है जनरली, वो ब्लू और रेड लाइट के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है और ग्रीन लाइट में सबसे कम देखने को मिलती है। तो फर्स्ट टाइम ने एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस को डिस्क्राइब किया था। इट रिसेंबल दैट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल एयर बी, जो हम आगे पढ़ेंगे इसका क्लोरोफिल बी का एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में, ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, उससे बिल्कुल मिलता जुलता ये देखने को मिला था। The key feature of the plant synthesis that plant could be light energy to make carbohydrate from CO2 and water। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की मेन बात क्या निकली कि कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, उसका फॉर्मेशन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज यानी CO2 और वाटर से ही होता है हमारा। तो यहाँ पे CO2 प्लस H2O लाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉन नील साहब के बारे में बात करते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट था। स्टडीज ऑन द पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। डेमोस्ट्रेट दैट द फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियल ए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन फॉर्म है सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन तो कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे। तो वॉन नील ने ग्रीन बैक्टीरिया और पर्पल सर्पल बैक्टीरिया पे इन्होंने यूज करके यहाँ पे बताया था कि किस प्रकार से वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है ना, हाइड्रोजन कहाँ से रिलीज हो रही है, हमारी वाटर से रिलीज हो रही है, इन्होंने इस समय बताया था उन्होंने। इन द ग्रीन प्लांट CO2 इज द हाइड्रोजन डोनर के रूप में होता है, और जो कि ऑक्सीडाइज होता है टू ऑक्सीजन, द हाइड्रोजन रिड्यूस करता है द कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्लूकोज के अंदर में फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्मेशन लिया, इन्होंने क्या किया, हमारा सल्फर बैक्टीरियाज का यूज किया हमारे यहाँ पे। क्या करना ना, सल्फर बैक्टीरिया 2H2O लिया इन्होंने, 2CO2 लिया, लाइट की बना 2A यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, तो CH2O कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बना और H2O का फॉर्मेशन यहाँ पे हमने देखने को मिला हमारा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा
कि जो बात क्या चल रही थी यहाँ पे कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो ऑक्सीजन कहाँ से हो रही है, वो CO2 से रिलीज हो रही है कि वाटर के स्प्लिटिंग से आ रही है, ये बात को सिद्ध करने वाली बात थी। तो ये वॉन हिल साहब ने ही बताया था, है ना। और सल्फर बैक्टीरिया पे इन्होंने याद किया H2S के रूप में यूज किया था यहाँ पे कि यहाँ पे जब H2S का प्रयोग करते तो सल्फर निकली थी, और जब वाटर का H2O का यूज किया तो ऑक्सीजन वहाँ पे रिलीज हुई थी यहाँ पे। तो सम ऑर्गेनिज्म उन्होंने बोला डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, कब, व्हेन H2S इज द हाइड्रोजन डोनर के रूप में यहाँ पे रहता है। फॉर पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में ऐसा देखने को मिलता है। द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर और सल्फेट के रूप में डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म और नॉट द ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन का यूज नहीं कर रहे हैं तो किस प्रकार के ऑक्सीजन है, वहाँ पे H2S है तो सल्फर निकली, और H2O निकलता है तो हाइड्रोजन डोनर होगा तो ऑक्सीजन वहाँ पे रिलीज होता है। तो इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने यहाँ पे बताया था, इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्होंने बताया था। बट एक्सपेरिमेंटली प्रूव देने की बात करते हैं यहाँ पे, है ना। तो फ्रॉम दिस द इन्फरेट दैट द ऑक्सीजन इवॉल्व्ड बाय द ग्रीन प्लांट कम फ्रॉम द H2O से आती है, नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती इन्होंने। दिस वाज लेटर प्रूव्ड बाय द, उसको फाइनली प्रूव्ड करने का काम जो किया था उन्होंने रेडियो आइसोटोप टेक्नोलॉजी का यूज किया, ऑक्सीजन 18 का O18 आइसोटोप का यूज किया। इन्होंने रूबेन, हासिद और कामन 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि ऑक्सीजन जो होती है वो वाटर से ही रिलीज होती है। द फाइनली करेक्ट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस कम इन एग्जिस्ट हमें देखने को मिलती है। क्या आया, 6CO2 बना प्लस 12 H2O बना, और लाइट का इन्होंने यूज किया C6H12O, ग्लूकोज का फॉर्मूला 6H2O बना और प्लस 6O2 का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये फाइनल रिएक्शन जो है थी बाद में यहाँ पे देखने को मिली वॉन नील और द रूबेन हमिद और खासिन के एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमारा सारी चीज फाइनल रिएक्शन हमें देखने को आती है। यहाँ पे NCERT यहाँ पे ये पूछती है हमारी यहाँ पे कि 12 मॉलिक्यूल जो हमारे ऑक्सीजन के हैं, ये वाटर के हमारा, है ना, कि ये कि वाई 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एज ए सबस्ट्रेट आर यूज इन द इक्वेशन गिवन अबव। तो यहाँ पे 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स क्यों यूज किए गए, यहाँ पे इन्होंने बात को की गई यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या देख सकते हैं हमारा कि जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है हमारा तो यहाँ पे 6 केल्विन के साइकिल चलते हैं, हमें मालूम है हमारा। और एक केल्विन साइकिल के अंदर बात करें हमारा तो 2 NADPH2 रिक्वायर होती है हमारे, हम बात करते हैं हमारा। और यानी कि 2 DPH2 की बात करें तो जो DPH2 की जो फुलफिल करते हैं वो कौन करते हैं, हमारे वाटर के 2 मॉलिक्यूल के द्वारा किया जाता है हमारा, यहाँ पे सीधी सी बात है हमारा। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए 12 H2O की हमें क्या होती है, हमें रिक्वायरमेंट हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस की फोटोसिंथेसिस हमें कहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे बात करते हैं कि यानी क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट हमें क्या देखने को मिलता है। तो फोटोसिंथेसिस इन टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट, ग्रीन पार्ट में होता है, बट इज आल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। तो लीव्स के अलावा जो प्लांट का ग्रीन पार्ट होगा यानी कि जो उसका स्टेम अगर वो ग्रीन है तो वहां भी हमें क्या है फोटोसिंथेसिस हमें देखने को मिलता है। द मेसोफिल सेल्स इन द लीव्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो लीव्स के अंदर जो मेसोफिल सेल्स होती है हमने जब हमने एनाटॉमी में पढ़ा था, है ना, तो वहां पे सबसे ज्यादा इनका फोटोसिंथेसिस हमें देखने को मिलता है हमारा। यूजुअली द क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्फ, है ना, अलोंग विद द वॉल ऑफ द मेसोफिल सेल्स परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट लाइट दैट सच दे गेट ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ द इंसिडेंट। तो यहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन पूछा हुआ इंसिडेंट कि जब अगर लाइट कम है हमारी तब क्लोरोप्लास्ट जो हमारे क्लोरोप्लास्ट है उनका अरेंजमेंट क्या है, और हाई इंटेंसिटी लाइट होगी तो अपने आप को क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट क्या होगा। तो जब लो लाइट होती है तो क्या होती है, जब लो लाइट आ रही है तो परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधा इस तरह से अरेंजमेंट होता है ताकि मैक्सिमम लाइट का एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है। पर जब ब्राइट लाइट है, तेज लाइट में, तो अरेंजमेंट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का इस तरह साइड में साइड वॉल पे चले जाते हैं हमारे, पैरेलल टू मेसोफिल सेल्स चले जाते हैं ताकि उनका क्या होता है हाई लाइट में क्लोरोप्लास्ट क्या होगा हमारा डिस्ट्रॉय ना हो जाए, सोलराइजेशन नहीं हो जाए, इसलिए। तो ये प्रकार से 2 अरेंजमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं हमारा। तो डिम लाइट है तो परपेंडिकुलर सीधे हो जाएंगे, हाई लाइट है तो साइड बाय साइड चले जाते हैं हमारे, इस तरह से देखेंगे। फोटोसिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है हमारा, यहाँ पे देखने को मिलते हैं।
पहली होती है लाइट रिएक्शन बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं डार्क रिएक्शन बोलते हैं। लाइट रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं, है ना, यानी कि ये प्रेजेंस में सनलाइट में ही हमें देखने को मिलती है। इट टेक प्लेस इन द मेम्ब्रेनस सिस्टम ऑफ द ग्रेना इन द क्लोरोप्लास्ट। तो कहाँ होती है लाइट रिएक्शन? जो क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेना वाला पार्ट है, हमने सेल मेम्ब्रेन से सेल जब और सेल के बारे में पढ़ा था, तब भी हमने इनके बारे में पढ़ा था, और अभी हम आगे डायग्राम भी देखते हैं। तो क्या होता है, ग्रेना, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाले पार्ट में हमें लाइट रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। द मेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है हमारा रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द किसके लिए? ट्रैपिंग द सन एनर्जी। सन एनर्जी किसके रूप में आते हैं? एनर्जी फोटोन्स के रूप में आते हैं। तो फोटोन का एब्जॉर्प्शन देना, इसलिए इसका नाम फोटोसिंथेसिस दिया हुआ है। फोटो मतलब लाइट नहीं, फोटो मतलब फोटोन से लिया गया हमारा। एंड आल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ, तो लाइट रिएक्शंस के रिजल्टेंट एंड में क्या बनता है हमारा? एटीपी और NADH2 NADPH का फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा हमारा लाइट रिएक्शन के एंड में। तो यहाँ पे एनर्जी को, फोटोन को उन्होंने क्या किया? एब्जॉर्ब किया, और इस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें? हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, किसमें? एटीपी और NADPH में कन्वर्ट होता है हमारा। दूसरी होती है लाइट रिएक्शन बोलते हैं, इसको कार्बन रिएक्शन भी बोलते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं हमारा, पर डार्क रिएक्शन से हमारा, और इसका सनलाइट से कोई रिलेशन नहीं होता है, हमें देखने की बात करते हैं हमारा। इट टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, जो उसका लिक्विड पार्ट होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट का, एक्वस पार्ट होता है हमारा, उसी के अंदर में देखना स्ट्रोमा का। स्ट्रोमा में इस तरीके के एंजाइम्स प्रेजेंस होते हैं हमारे। इट इज अ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इसका लाइट से कोई लेना देना नहीं होता है हमारा, है ना, इसमें लाइट का लेना देना नहीं है। ये जैसे लाइट रिएक्शन चलती रहती है, उसके साथ साथ ही हमारी डार्क रिएक्शन भी चलती रहती है। बट डिपेंड्स अपॉन द, पर किस पे डिपेंड है? लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, पर किस पे डिपेंड है? जो लाइट रिएक्शन के जो एंड प्रोडक्ट बने उस पे डिपेंडेंट। तो लाइट रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट क्या बने हमारे? एटीपी बना और NADPH2 का फॉर्मेशन हुआ, तो उसको NADPHH करके बोलते हैं, आम भाषा में NADPH2 भी हम इसको बोल देते हैं। तो उस पर डिपेंडेंट हमें देखने को मिलती है। यही जो एटीपी होती है हमारा, जो बने एटीपी, जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स बने, यही कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं? फिक्सेशन करते हैं हमारा, और फिक्सेशन करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। डार्क रिएक्शन के अंदर ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है हमारी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन स्ट्रोमा के अंदर क्या होते हैं? एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो होती हैं सिंथेसाइज होती हैं, यानी शुगर का फॉर्मेशन, विच इन टर्न, जो कि बाद में स्टोरेज फॉर्म किसमें होता है? स्टार्च में कन्वर्ट कर दी जाती है हमारी। ये सब डार्क रिएक्शन हमें देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे ये हमारा डायग्राम दिया गया, आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट का हमारा, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। आउटर में परमेबल होती है ना, इनर में लेस परमेबल होती है, सेलेक्टेबल होती है। ये स्ट्रोमा लेमिलीज है हमारा, है ना, यहाँ पे आपस में इनको स्ट्रोमा, इनको क्या होते हैं हमारे, इनके ग्रेनास को जो होते हैं इनको कनेक्शन करने का काम करते हैं हमारा। तो इसमें स्ट्रोमा लेमिलिस बोलते हैं। इसे ग्रेनास हैं, ये ग्रेना एक के ऊपर एक रखे हुए थैलेकॉइड्स का फॉर्मेशन करते हैं भाई। ये स्ट्रोमा है हमारा, इसका मैट्रिक्स पार्ट इसको बोलते हैं हमारा। ये राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम किस तरह होते हैं? 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। यहाँ पे देखना, यहाँ पे स्टार्च के ग्रैन्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा देखते हैं हम। ये लिपिड ड्रॉपलेट्स के रूप में प्रेजेंट होता है हमारा। ये इनका माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, है ना, प्लास्टिडोम इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे इसमें प्रेजेंस होता है हमारा। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स हमारी प्रेजेंस होती है, देख सकते हैं आप इसके अंदर यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइट रिएक्शंस के अंदर। तो लाइट रिएक्शंस के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल हमें होते हैं हमारा। तो एक क्रोमेटोग्राफी separation of the chlorophyll show that the color that differentiated of green color in the leaves is not due to single pigment but due to 4 pigments। तो जो कलर पिगमेंट्स हमें देखने को मिल रहा है कि ग्रीन कलर का हमें पार्ट दिखना है हमारा लीफ का, वो किसी एक के कारण नहीं है, 4 डिफरेंट पिगमेंट्स के कारण हमें इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट इज क्लोरोफिल ए, जो कि ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर का हमें देखने को मिलता है। दूसरा है क्लोरोफिल बी, जो येलो ग्रीन कलर का हमारा होता है। जेंथोफिल जो येलो कलर का होता है, और कैरोटीनॉइड्स येलो टू येलो ऑरेंज कलर का हमें देखने को मिलते हैं। तो ये 4 पिगमेंट्स हमें यहाँ पे दें। इसमें से क्लोरोफिल ए जो होता है मेन पिगमेंट होता है, एसेंशियल पिगमेंट के रूप में हम कहते हैं। जबकि क्लोरोफिल बी की बात करें, जेंथोफिल के बारे में बात करें, कैरोटीनॉइड्स के बारे में बात करूं, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। ये क्लोरोफिल ए को क्या करते हैं? असिस्ट करने का काम करते हैं। यहाँ पे हम देखने को मिलते हैं।
पिगमेंट्स आर सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ ए स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो ये सारे क्लोरोफिल जो होते हैं हमारे स्पेसिफिक वेवलेंथ पे काम करते हैं और स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं। क्लोरोफिल ए इज ए मोस्ट अबेंडेंट प्लांट पिगमेंट होता है इन द वर्ल्ड के अंदर बात करें। इट इज फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी सब में हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी जो होता है एब्जॉर्ब लाइट मैक्सिमम, कौन सी लाइट हमारी, ब्लू और रेड रीजन लाइट को, रीजन ऑफ द विजिबल लाइट जो हमारे देखते हैं वह ना फोटोसिंथेटिक एक्शन स्पेक्ट्रम की जो बात करते हैं हमारा, है ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा ब्लू और रेड लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं हमारा। हैंस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम इन दिस रीजन। तो फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड रीजन, ग्रीन रीजन में क्यों नहीं होता है, क्योंकि ग्रीन रीजन क्या होता है, रिफ्लेक्शन करता है और हमें मालूम है कलर की थ्योरी हमें कि जिस चीज का रिफ्लेक्शन होता है वही कलर तो हमें दिखाई देता है। तो प्लांट क्या होता है, ग्रीन क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो इसलिए ग्रीन कलर के अंदर सबसे कम एनर्जी, सबसे कम फोटोसिंथेसिस यानी नेग्लिजिबल हमें देखने को, क्योंकि वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे ये एक्शन स्पेक्ट्रम ग्राफ हमारा दिया गया है, हमारा देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट की बात कर सकते हैं। आप देखते हैं ये आप देखते हैं क्लोरोफिल ए को देखिए, आपको क्लोरोफिल ए आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये कैरोटीनॉइड का येलो कलर का, ये क्लोरोफिल बी का आपको देखते हैं ग्रीन कलर का। ये देखते हैं रिलीज ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं हमारा, है ना, बाय द ऑक्सीजन रिलीज के बारे में सेंसिटिव बात करते हैं। तो सिमिलरली इससे मैच करना, यहाँ पे बात करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का देख सकते हैं हम, देखिए इस तरह से ग्राफ दिख रहा है और एब्जॉर्प्शन का ग्राफ भी आपको, तो मतलब यहाँ पे मैक्सिमम जो दोनों का ग्राफ की हम बात करें तो सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती है कि अगर हम इसको देखते हैं वेवलेंथ को 400 टू 700, यानी कि क्या होती है ये हमारी, ये विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम होता है हमारा, है ना। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस एक्शन स्पेक्ट्रम ग्राफ हमारा होता है विबग्योर, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे विबग्योर के रूप में हम इसको देखते हैं, 7 कलर का अरेंजमेंट हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो आपको दिख रहा है, आपको ये पीक दिख रहा है, आपको ये पीक दिख रहा है, ये किसका, हमारा ब्लू कलर का पीक हमें देखने को, ब्लू कलर का स्पेक्ट्रम में देखने। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये क्या होता है, रेड विबग्योर, है ना, आपको देखना रेड, तो रेड कलर में, तो यहाँ पे देखते हैं ब्लू कलर और रेड कलर में सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या होता है, हमारा एब्जॉर्प्शन हमें लाइट का देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन भी यहाँ पे रिलीज हो रही है आपको देख। और जबकि ग्रीन वाला पार्ट जो था बेटा हमारा नीचे सबकी तरफ, ये हमारा बीच में आ रहा है विबग्योर ग्रीन बीच में ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे कम हमें देखने को मिलता है। आपको देख सकते हैं, आपको क्लियर, आपको यहाँ पे इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है आपको, क्या पूछा हमारा, कैन यू से दैट देयर इज ए कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ द क्लोरोफिल ए इज द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पे एक दूसरे को, नहीं। तो हम कह सकते हैं कि देखो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। देखो इसका आपको रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का अलग ग्राफ जा रहा है, एक अलग लेवल पे आपको जा रहा है, और एब्जॉर्प्शन का आपका अलग लेवल। हाँ, पीक जरूर सेम हमें मिल रहा है हमारे दोनों का, हमारा ब्लू और रेड रीजन पे, पर कहीं पे भी आपको ओवरलैपिंग आपको देखने को नहीं मिलती है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा एक सिस्टमिक फोटोक्रोमेटिक सेपरेशंस के द्वारा हमें मालूम पड़ा कि फोटोसिंथेसिस की रेट की बात करते हैं और लाइट के एब्जॉर्प्शन के रेट आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, हमारा कंपनसेट करने की काम करते हैं, एक दूसरे से रिलेशन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे बात करते हैं क्लोरोफिल ए, जो बात करता हूँ मैं आपको, क्लोरोफिल ए इज ए प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के रूप में हमने बोला। द मेजर पिगमेंट्स होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग द लाइट एंड अदर थैलेकोइड पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल बी और जेंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड के साथ साथ इनका भी क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन करता है हमारा। तो क्लोरोफिल ए तो क्या होता है, बिल्कुल एसेसरी पिगमेंट्स है हमारा, एसेंशियल पिगमेंट होता है। और इसके अलावा जो बी की बात कर रहे हैं, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड की बात करें, उसके सराउंडिंग्स रहते हैं, ये एसेसरी पिगमेंट्स के रूप में काम करते हैं, इसलिए इनको एसेसरी पिगमेंट कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये भी एब्जॉर्ब को लाइट करते हैं, बट इस एब्जॉर्ब जो लाइट होता है इसको वापस क्लोरोफिल ए को ही क्या करते हैं, हमारा ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पे कुल मिला के बात करते हैं तो पिगमेंट ए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हमें देखना, बिकॉज ऑफ एसेसरी पिगमेंट प्लांट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन वाइड रेंज ऑफ विजिबल लाइट के अंदर देखने को मिलता है हमारा। तो इनका स्पेक्ट्रम का जो लाइट स्पेक्ट्रम का जो होता है हमारा पीक भी सबका अलग अलग हमें देखने को मिलता है। तो लाइट तो क्या होती है, दिन भर आपको अलग अलग स्पेक्ट्रम की देखने को मिलती है, तो दिन भर आपको फोटोसिंथेसिस अलग अलग पीक पे अलग अलग पिगमेंट्स के द्वारा हमें देखने को
मिलता रहता है हमारा। एसेसरी पिगमेंट्स आल्सो प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल ए फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन। तो क्या होता है, क्लोरोफिल ए लाइट के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है हमारा। तो मेन रिएक्शन सेंटर के रूप में होता है क्लोरोफिल ए, और जिसको सराउंडिंग में चारों तरफ क्या होता है, घेर के रखने का काम करते हैं। कौन से हमारे, क्लोरोफिल बी करते हैं, जेंथोफिल करते हैं और कैरोटीनॉइड्स करते हैं। तो ज्यादा ब्राइट लाइट में क्लोरोफिल ए का ऑक्सीडेशन ना हो जाए, उसका सोलराइजेशन ना हो जाए, इसको बचाने के लिए क्लोरोफिल ए सेंटर में रहता है और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, उसको घेरे रहते हैं। एसेसरी पिगमेंट क्या होता है, लाइट को ऑब्जर्व करके वापस क्लोरोफिल ए को ही ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं कि लाइट रिएक्शन में हमारा होता है क्या यहाँ पे। सो लाइट रिएक्शन गैस को क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं। क्या क्या होता है इसके अंदर, फर्स्ट इज लाइट का एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलेगा, दूसरा वाटर का स्प्लिटिंग हमें देखने को मिलता है हमारा, यानी हमारा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी इसको बोल देते हैं हमारा। ऑक्सीजन रिलीज यहाँ पे होती है हमारा, एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स क्या बनते हैं, एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, के अंदर कई प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द टू डिस्टिंक्ट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, है ना। एक बोलते हैं LHC, जो यूनिट बनती है उसको क्या बोलते हैं, LHC यानी लाइट हार्वेस्टिंग यूनिट भी बोलते हैं, या इनको एंटीना मॉलिक्यूल्स भी हम इसको बोलते हैं, है ना। तो दो हमें देखने को मिलता है, ये दो प्रकार के होते हैं। फोटो सिस्टम 1 इसको PS1 भी कहते हैं, और दूसरा होता है फोटो सिस्टम सेकेंड, इसको PS2 भी कहते हैं। दो प्रकार के हमारे एंटीना मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हमें LHC का फॉर्मेशन बनने को मिलता है। इसको फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या यूनिट भी हम इसको कहते हैं। LHC आज मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स के मिलकर बने होते हैं, जो बाउंड टू द प्रोटीन को बाउंड करने का काम करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं आगे इसमें स्ट्रक्चर को देखेंगे। एंटीनास आर आल्सो कॉल्ड, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम को एंटीना भी कहते हैं, which has the accessory pigment, whereas the light harvesting complex has a accessory pigment as well as chlorophyll A, है ना। क्वांटासोम्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो क्लोरोफिल A बीच में होता है, उसके चारों तरफ एसेसरी पिगमेंट हमें देखने को, तो क्वांटासोम्स का फॉर्मेशन होता है जो कि लाइट हार्वेस्टिंग यूनिट के रूप में काम करता है। यहाँ पे हम देखने को मिलता है। किस तरीके से होता है देखते हैं आगे। द सिंगल क्लोरोफिल ए मोलिक्यूल फ्रॉम द एक्शन रिएक्शन सेंटर्स का फॉर्मेशन करता है। कौन, क्लोरोफिल ए मोलिक्यूल में। द PS1 द रिएक्शन सेंटर जो होता है हमारा, क्लोरोफिल हैज एन एब्जॉर्प्शन पीक, यानी मैक्सिमम, है ना, सैचुरेशन जो मैक्सिमम पीक वैल्यू जो उसकी होती है वो होती है 700 नैनोमीटर, हैंस इट इज कॉल्ड P700, इसका नाम दिया हमारा। दूसरा होता है PS2 जो सिस्टम है हमारा, उसका जो रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल ए का, इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है 680, हैंस इट कॉल्ड द P680। तो फर्स्ट यानी फर्स्ट टॉप नंबर लाया, यानी कि P700 से आप याद रखिएगा। सेकंड वाला सेकंड टॉपर है, यानी कि 680 नंबर लाया, तो आप इससे PS2 का रिएक्शन सेंटर की मैक्सिमम पीक वैल्यू को इस पे, ये मैक्सिमम अब जो इसके बाद नहीं करेंगे, इससे कम जरूर करते हैं, यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलता है। ये फोटोन किसके रूप में, लाइट एनर्जी आ रही है हमारे यहाँ पे, है ना। सेंटर रिएक्शन, बीच का सेंटर रिएक्शन क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है हमारा। इसके चारों तरफ क्या होते हैं, एसेसरी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये एनर्जी, सब एनर्जी को क्या करते हैं, फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं हमारा। फोटोन क्या होता है, एसेसरी वाले क्या करते हैं हमारे, इनको कैप्चर करेंगे, अल्टीमेटली रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए को दे देंगे, और यहीं से जब एनर्जी इस पर गिरती है तो इसका जो क्लोरोफिल ए होता है उसके सेंटर में मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम से जब क्या होता है हमारा, ज़्यादा एनर्जी जब गिरती है हमारी, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ से रिलीज हो जाता है, और इस एनर्जी को रिलीज, जो हाई एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इसको कोई प्राइमरी एक्सेप्टर्स होता है, वो क्या करता है यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पे जो आगे रिएक्शंस में चलता है उसके आगे बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। तो इस प्रकार से लाइट हार्वेस्टिंग यूनिट के रूप में हमारा एक काम यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में, कि जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो किस किस कौन कौन से पाथवे से यहाँ पे मूव करता हुआ देखने को मिलता है। इन फोटो सिस्टम सेकंड की बात करें, क्या था हमारा 680, द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट को,
कोचिंग द इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्साइटेड, क्या होता है वहाँ पे रिलीज होता है, एंड जंप इनटू द ऑर्बिट, एक आउटर, जब एनर्जी रिलीज होती है हमारा तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है एक डिफरेंट क्या होता है उसके जो उसके राउंडेड ऑर्बिट होते हैं उसके अंदर मूव करता है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करता है, फर्दर फ्रॉम द एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हम देखते हैं तो आपने केमिस्ट्री में सब पढ़ा है आपको। देन दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड बाय द एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसके द्वारा क्या होता है उसको पिक कर लेता है, विच पास देन टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, उसने एक्सेप्ट किया और उसको क्या होगा अगले नेक्स्ट पोर्शन को क्या होगा हमारा नेक्स्ट पार्ट को पहुंचा दिया, जिन्हें हम क्या बोलते हैं साइटोक्रोम्स कहते हैं, हमारा B6F के रूप में हम कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डाउन हिल, हमें रूप में फॉर्मेशन में देखने मिलता है, क्या होता है अब से ऊपर से क्या होता है नीचे की तरफ जाता है। इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमें देखने को, तो रिडक्स पोटेंशियल स्केल पे इसका हमें रिएक्शन हमें देखने को मिलता है हमारा। द इलेक्ट्रॉन पासेज थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड पास टू द पिगमेंट ऑफ फोटो सिस्टम 1 की तरफ चला जाता है हमारा, तो सेकंड से होता हुआ क्या होता है फर्स्ट में चला जाता है हमारा। तो साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन सेंटर कहाँ होता है PS1 में भी रिलीज होता है एंड आल्सो एक्साइटेड वहाँ पे रिलीज होता है। देन दे क्योंकि लीफ है, लीफ के अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है हमारा उसके अंदर वहाँ पे कहाँ PS1 भी पड़ा हुआ है, PS2 पड़ा, तो लाइट तो दोनों में ही पड़ रही है हमारी, ठीक है ना हमारा। तो PS2 से जा रहा है PS1 का और PS2 से भी निकल रहा है तो उसको दूसरा एक्सेप्टर ले रहा है हमारा। तो एक्साइटेड दे आर रिसीव बाय द रेड लाइट वेवलेंथ, कहाँ पे होता है 700 नैनोमीटर पे उसमें एक्साइट होगा। दे ट्रांसपोर्ट तो अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल पे चला जाएगा, डेट इज ग्रेटर रिडक्स पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है हमारा यहाँ पे। These electrons from the PS1 are moved downhill again and finally reduce the molecules of energy rich, कौन सा होता है NADPH को क्या करता है रिड्यूस करता है, जिससे किससे बदलता है NADPH में बदल जाएगा। तो वहाँ से क्या निकलता है प्रोटॉन निकलते हैं वहाँ पे, तो प्रोटॉन क्या होता है NADPH में था हमारा प्लस, इसको कमी थी इसने क्या इसको एक्सेप्ट किया तो इसमें रिडक्टेज NADPH रिडक्टेज एंजाइम होता है, इसको रिड्यूस करके क्या होगा हमारा NADPH के रूप में फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको, तो क्या होता है यहाँ पे देखिए लाइट पड़ रही है तो लाइट में क्लोरोप्लास्ट के अंदर बात करते हैं दोनों ही फोटो सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं, PS1 भी होगा PS2 भी होगा, है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या देखिए हमारा PS2 हमें फोटो सिस्टम देख रहा है, PS1 हमें देखने को मिल रहा है हमारा। क्या होता है हमारा ये लाइट दोनों पे गिरती है, दोनों से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे हमारे एक्साइट होंगे। तो अब PS1 से जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहाँ पे एक्सेप्ट किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उससे ये गुजरता हुआ निकलेगा हमारा। तो जब यहाँ से निकलता है यहाँ पे तो क्या होता है हमारा ATP का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, और ऐसे ही जब PS1 होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ये इसको एब्जॉर्ब करता है तो यहाँ पे क्या होता है रिड्यूस करता है NADP को, और फॉर्मेशन क्या होता है NADPH का क्या होता है फॉर्मेशन। तो ये क्या होता है एक प्रकार से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पहुंचा है एक बार यहाँ से गया फिर इससे गया और इधर गया, तो एक प्रकार से रिएक्शन कहते हैं जेड टाइप के रिएक्शन देखने को मिलती है सिक्वेंस का पाथवे, इसलिए जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन भी इसको कहते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लौट के नहीं आ रहा है तो इस प्रकार के नॉन साइक्लिक रिएक्शन भी होता है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है हमारा, देखिए ATP का फॉर्मेशन भी हो रहा है और NADPH का फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हमें स्प्लिटिंग हो रही है वो कहाँ से आ रहा है वाटर के स्प्लिटिंग से, ये इलेक्ट्रॉन निकला कहाँ से निकला वाटर के स्प्लिटिंग से निकल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं यहाँ पे, ठीक है यस। इन शॉर्ट की बात करते हैं तो लाइट फॉल ऑन, है ना, लाइट हार्वेस्टिंग यूनिट सेकंड पे गिरी, देन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द क्लोरोफिल, ए से इलेक्ट्रॉन निकला टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे गया, देन डाउन हिल, यहाँ से क्या हुआ इलेक्ट्रॉन सिस्टम से होता हुआ नीचे आया, यानी डाउन हिल हमें देखने मूवमेंट होता है थ्रू द ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, एंड देन पास ऑन द लाइट हार्वेस्टिंग यूनिट किसमें फर्स्ट पे आया, एंड अगेन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देन रिड्यूस, अब यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे रिड्यूस किया गया NADPH प्लस को, किसमें क्या NADPH के अंदर इसको रिड्यूस कर दिया। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो हमारे मूव करते हैं वो वहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बना हमारे पास, यहाँ पे ATP भी बना और NADPH का फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। इट इज कॉल्ड जेड स्कीम ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक शेप के कारण है। तो थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है, जब हम लॉन्ग क्लासेस लेते हैं तब उसको अच्छी तरीके से समझाते हैं। अभी आपको आइडिया केवल जो एनसीईआरटी के हिसाब से मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। दिस शेप इज फॉर्म्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन कैरियर आर प्लेस्ड इन द सीक्वेंस ऑन द रेडॉक्स पोटेंशियल। तो इनका अरेंजमेंट किसके आधार पर, रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के आधार पर इनका अरेंजमेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे जेड स्कीम हमें देखने को मिलती है यहाँ पे।
बात करते हैं नेक्स्ट हम स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर की बात करते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कैसे हमें देखने को मिलता है हमारा। द इलेक्ट्रॉन डेट वर मूव फ्रॉम द फोटो सिस्टम सेकंड से जो रिलीज हुआ था हमारा इज रिप्लेस बाय द इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर। तो जो वहाँ के क्लोरोफिल था उसके मॉलिक्यूल से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन तो निकल गया है ना, पर जो उसका मैग्नीशियम है उसके अंदर वो ज़्यादा देर तक अनस्टेबल कंडीशन में नहीं रह सकता है वहाँ पे, तो उसको क्या चाहिए, तुरंत इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो नेक्स्ट फोटोन को एब्जॉर्ब कर सके। तो यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए क्या होते हैं, 3 वहाँ पे एलिमेंट्स हमारे मौजूद होते हैं। वो 3 एलिमेंट क्या होता है, मैग्नीज होता है, कैल्शियम होता है और क्लोरीन, 3 होते हैं जो कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये तीनों क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स का क्या करते हैं, फोटोलाइसिस करा देते हैं तीनों एलिमेंट, और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो किसको चले जाते हैं, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम में सैचुरेटेड स्टेट में जाता है और अगेन फोटोन लेगा और अगेन एक्साइटेड था, और तीनों की मदद करने वाले कौन से हमारे, मैग्नीज हैं, कैल्शियम है और क्लोरीन हमें देखने को मिलते हैं हमारा। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसेंशियल होता है विद द पीएस सेकेंड, एसोसिएटेड विद द पीएस सेकेंड के साथ, क्या पीएस सेकेंड में ही हमें देखने को मिलता है। वाटर इज स्प्लिट होता है 2H एंड O एंड इलेक्ट्रॉन्स के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या बनता है, एटम्स का फॉर्मेशन होता है हमारा। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव टू द पीएस सेकेंड से एंड इलेक्ट्रॉन नीडेड टू रिप्लेस दिस रिमूव फ्रॉम द फोटो सिस्टम 1। तो फोटो सिस्टम 1 से भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकला था, उसको रिप्लेस करने का काम करता है पीएस सेकेंड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन करता है, प्रोवाइडेड बाय द फोटो सिस्टम सेकेंड। एंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मेंटेन द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द पीएस सेकेंड को क्या होता है, कंटिन्यूअस सप्लाई देता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस क्या होता है, रिलीज होते चले जाते हैं। द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद पीएस सेकेंड के साथ ही एसोसिएटेड होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, which is physically located on the inner side of the membrane of the thylakoid। thylakoid की मेम्ब्रेन होती है उसी के अंदर हमें देखने को मिलता है, इसकी लोकेशन भी दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे 2H2 है हमारा, स्प्लिटिंग हुआ तो 4 प्रोटॉन निकला, ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ 2 मॉलिक्यूल, वहाँ पे क्या होता है, एक मॉलिक्यूल से बताया था, तो 2 मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे कुछ नहीं होता, इससे 4 प्रोटॉन का हमारा क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है हमारा, और 4 इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है हमारा। तो ये 4 प्रोटॉन जो बनते हैं ये तो क्या चले जाते हैं वहाँ पे NADPH+ को, है ना, उसको रिडक्शन करने में चले जाते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पीएस सेकेंड से क्या होते हैं, आपको जो मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकले उसको सप्लीमेंट करने में इसका यूज हो जाता है यहाँ पे। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यहाँ पे बात करते हैं। तो फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होना क्या होता है, और ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस, हम इसको कहते हैं हमारा। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन extract energy from the oxidizable substances and store in the form of bond energy like the ATP के रूप में इसका क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। The process through which ATP is synthesized by the cell, कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में हमारा, is the name photophosphorylation from the एडिनोसिन डाइफॉस्फेट क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन के क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन करेंगे, इन दोनों को बॉन्ड करने का काम क्या करती है, एनर्जी करती है हमारा, तो इससे क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द क्या होता है हमारा, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी का सिंथेसिस होना फ्रॉम एडीपी, कहाँ से हमारा, एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट के रूप में होना क्या कहलाता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। यहाँ पे इन द जेड स्कीम की बात करते हैं, यानी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, क्योंकि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था वापस लौट के नहीं आया, है ना। बोथ एटीपी और NADP प्लस और H प्रोटॉन आर सिंथेसाइज बाय द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द एटीपी के अंदर। तो जेड स्कीम के अंदर क्या होता है, दोनों बनते हैं, एटीपी भी बनता है और NADPH2 का भी फॉर्मेशन होता है हमारा। इट इज ऑपरेटेड इन द ग्रेना मेम्ब्रेन, इंपॉर्टेंट है, याद रखा कहाँ पे होता है ये, ग्रेना मेम्ब्रेन, एज द मेम्ब्रेन ऑफ द लेमिनी ऑफ द ग्रेना है बोथ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, PS1 और PS2 दोनों ही प्रेजेंट्स होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करता हूँ, दूसरी हमारी द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा, नॉट पास ऑन द NADP
NADP प्लस पे नहीं पास होता है, बट इट साइकिल बैक टू द PS1 कॉम्प्लेक्स पे, PS1 कॉम्प्लेक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होता हुआ वापस PS1 पे ही पहुंच जाता है यहाँ पे। तो एक साइकिल के रोटेशन के रूप में बोलते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं हमारा। साइक्लिक फ्लो हैंस रिजल्ट ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ, जब साइक्लिक फ्लो होता है तो रिजल्टेंट यहाँ पे क्या होता है, ओनली ATP का ही फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होता हुआ, बट यहाँ पे NADPH2 का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता है, याद रखिएगा हमारा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पॉसिबल ऑपरेटेड इन द, कहाँ होता है, स्ट्रोमा लैमेली पे होता है, यहाँ पे कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा लैमेली पे होता है, बिकॉज इट लैक द PS सेकेंड वहाँ पे नहीं होता है स्ट्रोमा लैमेली पे, एंड NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता है यहाँ पे, इसलिए साइक्लिक रिएक्शंस के अंदर जो हमारा होता है इलेक्ट्रॉन वापस लौट कर रिएक्शन सेंटर पर पहुंच जाता है। तो दोनों लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करके देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा लैंग्वेज को आप। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन that occurs only when the light of the wavelength, कहाँ होता है हमारा, 680 नैनोमीटर आर द अवेलेबल फॉर द एक्साइटेशंस के रूप में देखने को मिलता है। बियॉन्ड 680 नैनोमीटर से बियॉन्ड चलता जाएगा तभी हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है हमारा, यानी PS1 यानी 700 के आसपास हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, 680 के बाद जैसे वेवलेंथ बढ़ती है ना, तो अचानक से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की रेट गिर जाती है और 700 पे पहुँचने पर वापस बढ़ जाती है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, जो ड्रॉप होता है फोटोसिंथेसिस की रेट को, उसको इमल्शन इफेक्ट भी बोलते हैं या रेड ड्रॉप इफेक्ट भी कहते हैं यहाँ पे। तो NCERT में तो नहीं दिया है पर कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको PS1 और PS सेकेंड का दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। साइक्लिक फोस्फोराइलेशन के अंदर लाइट एनर्जी पर ही क्लोरोफिल A PS सेंटर 1 है हमारा, है ना, PS1 के अंदर 700 के अंदर होता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे लाइट एनर्जी बढ़ती है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिसको क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, क्लोरोफिल P के पास पहुँच जाएगा। ठीक है हमारा, यस। तो यहाँ पे राउंड घूमता रहता है यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं, इसको साइक्लिक फोस्फोराइलेशन कहते हैं। और यहाँ पे क्या बनता है, ओनली ATP का फॉर्मेशन हो रहा है हमें देखने को। दूसरा हमारा देखा था, हमारा जेड स्कीम के बारे में बात की थी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ग्रेना पे हमें देखने को, ग्रेना पे क्या होता है हमारा, PS1 और PS सेकेंड दोनों होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, एक्सेप्टर ने लिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से होता हुआ गया, फर्स्ट के पास पहुंचा, ATP बना, फर्स्ट से जब निकला तो दूसरे एक्सेप्टर ने लिया और NADPH का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो था वापस लौट के नहीं आया, इसलिए नॉन साइक्लिक होता है। तो नॉन साइक्लिक में क्या बना हमारा, ATP और NADPH बना, और यहाँ पे क्या बना हमारा, देखो आपको यहाँ पे केवल ATP बना। दूसरी बात करता हूँ, यहाँ पे जो जेड स्कीम के साथ होता है, यहाँ पे PS सेकेंड के साथ क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है हमारा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, जबकि यहाँ पे देखिए कोई ऑक्सीजन का रिलीज नहीं हो रहा है यहाँ पे देखिए। तो दोनों में बेस्ट डिफरेंस है आपको देखने को कि साइक्लिक के अंदर ओनली ATP का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे कोई NADPH नहीं बनता है और यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं बनता है। जबकि जेड स्कीम के अंदर क्या होता है हमारा, ऑक्सीजन भी रिलीज होती है हमारी, है ना, ATP भी बनता है और NADPH का भी फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। दोनों की साइट में भी अंतर हमें देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ द ATP सिंथेसिस के। तो मिचेल साहब ने इसको दी थी हमारी, है ना, इन्होंने बताया था कि कैसे ग्रेनास के अंदर जब थैलेकोइड्स की बात करते हैं, उसकी लूमन की बात करते हैं, वहाँ पे किस प्रकार से ATP का सिंथेसिस होता है। तो ये बात है इन्होंने यहाँ पे बताया था हमारा। तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस के बारे में बताता है। तो एक नया डायग्राम हमारा NCERT में जोड़ दिया गया है, पुराने दूसरा एग्जाम दिया था हमारा। तो ये आप देख सकते हैं, ये थैलेकोइड मेम्ब्रेन है, आप देख सकते हैं आपको, ठीक है हमारा। ये इसका लूमन हमें देखने को मिलता है। ये इसकी मेम्ब्रेन पे क्या होता है, PS1 PS सेकेंड, देखो PS सेकेंड मौजूद है, PS फर्स्ट हमें मौजूद है हमारा, और बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के रूप में कुछ हमारे साइटोक्रोम से भी हमारे प्रेजेंस होते हैं हमारे, देख सकते हैं आपको। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लाइट एनर्जी आ रही बेटा, लाइट एनर्जी आती है PS सेकेंड पे भी आएगा, PS फर्स्ट पे भी गिरेगी। रिजल्टेंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा हमारा, रिलीज होगा। जब PS1 के अंदर हमारी एनर्जी लाइट इलेक्ट्रॉन गया तो ये क्या होता है हमारा,
यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टर कौन होता है हमारा, साइटोक्रोम B6F पे चला जाता है हमारा। इसको ट्रांसफर करने वाला क्या होता है, प्लास्टोक्विनोन हमें देखने को मिलता है हमारा, है ना। प्लास्टोक्विनोन जैसे इलेक्ट्रॉन इससे निकला, प्लास्टोक्विनोन का रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होता है तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए होता है बाहर से। देखो इसके बाहर क्या होता है हमारा, इसको पूरी स्क्रीन को आप देख रहे हो ना, इस पूरी स्क्रीन को आप मान के चलिए क्लोरोप्लास्ट मान लीजिए आप इसको, पूरी स्क्रीन को, ठीक है ना। इसके अंदर थैलेकोइड पड़ा, बाहर स्ट्रोमा है, आप देख सकते हैं आपको। तो यहाँ से जो हमारा जैसे जो रिड्यूस हुआ हमारा, तो ये अपने आप को मेंटेन करने के लिए बाहर से क्या होता है, प्रोटॉन को खींच लेता है, और प्रोटॉन ये क्या होता है, रिड्यूस होता है। प्लास्टोक्विनोन क्या हुआ, रिड्यूस हो गया हमारा। अब क्या हुआ, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, साइटोक्रोम B6 के पास चला गया। तो जो प्रोटॉन बाहर से आया है ना, अब ये वापस जिससे प्रोटॉन ये खींच लेता है इससे बाहर, तो ये क्या होता है, वापस डिसेबल मतलब अनस्टेबल होता है। तो अपने आप को स्टेबल करने का होता है, इस प्रोटॉन को क्या करता है हमारा, इस स्ट्रोमा की तरफ धकेल देता है। देख रहे हैं आप यहाँ पे, इस प्रोटॉन को क्या किया इन्होंने, ये अंदर लूमेन की तरफ धकेल दिया। तो स्ट्रोमा से प्रोटॉन आया और उसने कहा कि हमारा स्ट्रोमा के अंदर, हमारा सॉरी लूमेन के अंदर हमारे यहाँ पे स्टोरेज होता चला जा रहा है। अब BS6 से वापस साइटोक्रोम जाता है, तो प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ क्या होता है हमारा, देख सकते हैं आप, तो ये आपको PS1 पे चला जाता है हमारा। सिमिलरली यहाँ भी प्रोटॉन का हमारा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है हमारा। अब यहाँ पे क्या होता है, बाहर की तरफ इसकी जो बात करते हैं स्ट्रोमा पे, क्या होता है, NADH2 रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंस होता है। NADP रिडक्टेज जो होता है ना हमारा, यहाँ पे जो एक्सेप्टर क्या होता है, फेरोडॉक्सिन होता है हमारा। फेरोडॉक्सिन क्या होता है, फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है, NADPH जो होता है NADPH2 के अंदर बदल जाता है हमारा। तो यहाँ पे इसका, यहाँ पे इस प्रोटॉन का क्या होता है, रिडक्शन में हमें देखने को मिलता है हमारा यहाँ पे। और ये प्रोटॉन है, वहाँ पे प्रोटॉन यहाँ पे क्या होता है, लूमन में आते जा रहे हैं। दूसरी चीज क्या होता है, देखो बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको देख सकते हैं कि PS सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन निकला, अब इसको पूर्ति करने के लिए क्या करना चाहिए हमारा, तो हमें क्या होता है, जो वाटर होता है, वाटर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, फोटोलाइसिस होता है। और फोटोलाइसिस कराने के लिए कौन होता है, यहाँ पे जिम्मेदार हमारे मैग्नीज हैं, कैल्शियम एंड क्लोरीन हमारे यहाँ मिनरल्स होते हैं। ये वाटर का क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। कहाँ होता है हमारा, किसमें होता है, प्रोटॉन में टूटा हमारा, और क्या होता है हमारे हाफ ऑक्सीजन में निकलता है। ऑक्सीजन तो क्या होती है, रिलीज हो जाती है, बाहर की तरफ चली जाएगी। बनी कहाँ पे, अंदर लूमन में, पर ऑक्सीजन क्या होगी, रिलीज हो गई, बाहर की तरफ चलेगी। और प्रोटॉन क्या होगा, लूमन में रह गया हमारा। तो देखिए प्रोटॉन कंटिन्यूस फोटोलाइसिस, वाटर से प्रोटॉन यहाँ पे बनते चले जा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। इधर से भी प्लास्टोक्विनोन के रिडक्शन से भी क्या होता है, प्रोटॉन, तो लूमन में क्या होता है, प्रोटॉन बढ़ते चले जा रहे हैं, आप देख सकते हैं आपको, ठीक है ना। अब प्रोटॉन की एनर्जी यहाँ पे बढ़ते हैं, जबकि स्ट्रोमा से प्रोटॉन अंदर आते हैं। तो स्ट्रोमा में तो स्ट्रोमा में तो प्रोटॉन के नंबर क्या होंगे, कम होते जा रहे हैं, और लूमन में प्रोटॉन के नंबर ज्यादा हो जाते हैं। तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होता है PM अंदर की प्रोटॉन, क्योंकि इन प्रोटॉन जो यहाँ पे बन रहे हैं, इसके निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जो इसकी थैलेकोइड की मेम्ब्रेन होती है ना, इन प्रोटॉन के लिए क्या हमारी इनपरमेबल होता है। तो अंदर प्रोटॉन का क्या होता है, बहुत ज्यादा एक फोर्स मोटिव, प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होता है यहाँ पे। अब क्या होता है यहाँ पे कि अंदर प्रोटॉन होने से pH में क्या होगा, डिफरेंस हमें जाएगा। बाहर pH कम, अंदर प्रोटॉन की pH ज्यादा हो रही है हमारी, और प्रोटॉन कहीं निकल नहीं सकते हमारा। केवल इसको निकलने के लिए एक ही रास्ता होता है, ऑक्सीसोम्स यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के रूप में प्रेजेंस होते हैं हमारे। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहीं से ही निकलते हैं। ये हाई एनर्जाइज प्रोटॉन है हमारा। ये जब रास्ता यहाँ से निकलता है हमारा, जब निकलते हैं यहाँ पे, तब निकलते वक्त इस चैनल से जब ये यहाँ पे पास ऑन होते हैं हमारे, तो पास ऑन होते हुए अपनी एनर्जी को क्या होते हैं हमारे, ये इस प्रोटॉन के साथ क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन के साथ जो जुड़े होते हैं ना, इसको क्या होता है, अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, दे जाते हैं हमारे, सो एनर्जी को इसमें दे जाते हैं। इस एनर्जी में तो होता है, तो यहाँ पे एंजाइम जुड़ा होता है, क्या होता है, ATP सिंथेसिस। ATP सिंथेसिस क्या करता है, इस हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स के रूप में ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को क्या करता है, जोड़ देता है, और जोड़ के क्या बनता है, ATP का फॉर्मेशन होता है, और प्रोटॉन जो था निकल कर वापस क्या होता है, स्ट्रोमा में आ जाता है। इस प्रकार से ये मूवमेंट हमारी चलती रहती है। तो ये सारी पूरी चीजें बताने का काम क्या होता है, मिचेल साहब ने हमारा किया था, कीमोस्मोटिक फोटोसिंथेसिस ऑफ ATP सिंथेसिस को कहते हैं। देखते हैं हमारे यहाँ पे क्या कहती है NCERT। ATP synthesis is linked to the development of proton gradient across the membrane inside the membrane of the thylakoid। कहाँ बनता है, लूमन के अंदर बनते हैं, हमें देखने को मिलता है। Because splitting of the water molecules take place on the inner side of the membrane, first region, and the proton of the hydrogen that are produced by the splitting of water accumulated within the lumen of the thylakoid में इकट्ठे होते चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटोसिस्टम, एंड जब फोटोसिस्टम से मूव करता है तो प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन
This happen because the primary accept of the electron which is located toward the outer side of the membrane transfer electron, not an electron carrier but an hydrogen carrier, has the molecule move a proton from the stroma. स्ट्रोमा से अंदर आया था ना हमारा प्लास्टोकिनो रिडक्शन से, while the transporting the electrons, and this molecule passes electron to the electron carrier में चला गया and inner side of the membrane, and proton release होता है हमारा inner side of the lumen में हमारा रिलीज हो गया। तो प्रोटॉन के नंबर हमारे कंटिन्यूस बढ़ते चले जाते हैं हमारे। द NADP रिडक्टेज एंजाइम, ये कहाँ पे मौजूद है हमारा? लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा, बाहर की तरफ मौजूद है थैलेकोइड ऑफ द मेम्ब्रेन, अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन डेट कम्स फ्रॉम द एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन PS1 पे जैसे रिलीज होता है हमारा प्रोटोन आर रिलीज नेसेसरी फॉर द रिडक्शन। किसके रिडक्शन के लिए पता है? NADP प्लस को किसमें NADPH2 में रिडक्ट करने के लिए जरूरी होता है। दिस प्रोटोन आर आल्सो रिमूव फ्रॉम द स्ट्रोमा, और ये क्या करते हैं? इसको रिमूव करने का काम करते हैं। Therefore within the chloroplast है ना, प्रोटॉन्स इन द स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा? जो प्रोटॉन है स्ट्रोमा में क्या होगा? कंटिन्यूसली क्या होता है? डिक्रीज होते हैं नंबर, वाइल इन द लूमन में क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन बढ़ता चला जा रहा है, देखो बहुत सारा नंबर बढ़ते चला है। दिस क्रिएट ए प्रोटॉन ग्रेडियंट, क्या बनाता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाया अक्रॉस द थैलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर, एज वेल एज मेजरेबल डिक्रीज इन द पीएच इन द लूमन। लूमन में क्या होगा? पीएच कटेगा, हाई पीएच हमारी उसमें देखने को मिलेगी हमें। The breakdown of this proton gradients that lead to the synthesis of ATP, और इस प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होना है क्या करना है? सिंथेसिस ऑफ एटीपी कहलाता है, क्योंकि रास्ता एक ही हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। The gradient is broken down due to the movement of the proton across the membrane to the stroma to the transmembrane channel। कौन सा होता है? CF0 of the ATP synthesis के साथ हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो आप डायग्राम से इसको एक बार समझिएगा, इसको दी यहाँ पे। अब एटीपी सिंथेसिस एंजाइम कैसे काम करता है उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट होते हैं इसके अंदर। वन कॉल्ड द CF0 इज एम्बेडेड इन द थैलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर जुड़ा हुआ है, एंड फ्रॉम द ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल्स के रूप में होता है, एंड कैरियर आउट फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ द प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन में ट्रांसफर करता है। एंड द अनदर पोर्शन इज कॉल्ड द CF1 इज are the protruded on the outer surface of the thylakoid membrane on the side of the face to the stroma। अब मैं इसको दोबारा आपको देखता हूँ, आपको समझते हैं। देखो ये थैलेकोइड की मेम्ब्रेन है हमारी, है ना। अभी इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। देखिए आप, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं हमारे इस तरह से। ये डबल मेम्ब्रेन हम इसको बोल सकते हैं, थैलेकोइड की हमें देखने को मिलती है हमारे, ठीक है। थैलेकोइड की ये अंदर क्या है? लूमन है, या बाहर क्या है? स्ट्रोमा है। अब इधर जो बात देखिए आपको, इधर वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं CF0, और इधर वाला जो पार्ट है हमारा इसको बोलते हैं CF1। क्लियर? यस। अब अंदर से प्रोटॉन है हमारे, और यहाँ पे CF1 पे क्या जुड़ा? हमारा ATP सिंथेसिस है हमारे जुड़े हुए, ठीक है हमारा। दस द कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट है CF0 जो कि एम्बेडेड है थैलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल के रूप में काम करते हैं हमारा, और क्या करते हैं? फैसिलिटेट डिफ्यूजन कराते हैं किसका? प्रोटोन का, जो कि अंदर की तरफ भरे हुए हैं। द अनदर पोर्शन इज CF1 एंड प्रोट्रूड, बाहर की तरफ निकला हुआ है, आउटर ऑफ थैलेकोइड मेम्ब्रेन, है ना, जो कि स्टोमा की तरफ फेस किया हुआ हमारा देखने का हमारा। The breakdown of the gradient provide enough energy to cause a transformal change in the CF1 particle। ये CF1 पार्टिकल जो प्रोटीन है ना, इसके अंदर क्या होते हैं? जब यहाँ से रिलीज होते हैं हमारे जो प्रोटॉन जाते हैं हमारा, इसमें क्या होते हैं? एक स्ट्रक्चरल चेंजेस करा देते हैं हमारा। क्या होता है? जो ATP सिंथेसिस एंजाइम विच मेक द एंजाइम सिंथेसाइज सेवरल मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी पैक्ड ATP। जो यहाँ क्या होता है हमारा? इसका क्या होता है हमारा? ADP। क्या होता है हमारे? ADP का फॉर्मेशन हुआ। देखो हमारा ADP हमारा मौजूद है हमारा, और प्लस क्या मौजूद है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मौजूद है ना। और ये जब एनर्जी प्रोटॉन निकलेंगे तो इस प्रोटॉन को क्या करते हैं हमारा? कन्वर्ट करा देते हैं किसके अंदर? ATP के अंदर इसका फॉर्मेशन करा देते हैं। इस प्रकार से ATP का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे इसको बोलते हैं केमी ऑस्मोसिस,
रिक्वायर्ड ए मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन क्या होती है, ए प्रोटॉन पंप की रिक्वायरमेंट बनती थी, और प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड एटीपी सिंथेसिस। सो केमी ऑस्मोसिस की हम बात करें, यहाँ पे हम बात करते हैं केमी ऑस्मोसिस के, तो हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ी हमारी, सीधी सी बात आप देख सकते हैं आपको 4 चीज़ों की। क्या होता है, एक मेम्ब्रेन, एक प्रोटॉन पंप के रूप में, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट है, और एक एटीपी सिंथेसिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट हमें देखने को मिलती है। ATP synthesis is a channel that allow diffusion of the proton back across the membrane. The release इनफ एनर्जी टू एक्टिवेट, क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस को एक्टिवेट करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए है डेट कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को है। एटीपी विल बी यूज इमीडिएटली इन द बायोसिंथेटिक रिएक्शन, तो जैसे ही यहाँ पे बनी तो इसकी लाइट रिएक्शन की दूसरी रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन, वहाँ पे इनका क्या होता है, इमीडिएट यूज होने लग जाता है हमारा, टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर हमें देखने मिलता है। तो देखिए एटीपी भी क्या बन रहा है, स्ट्रोमा पे, और NADPH भी क्या बन रहा है, वो भी स्ट्रोमा के अंदर ही बन रहा है दोनों चीज़ें, और डार्क रिएक्शन का होनी है वो भी आपकी स्ट्रोमा में ही होनी है हमारे। रेस्पॉन्सिबल फॉर, दोनों किसके लिए रिस्पॉन्स होते हैं, फिक्सिंग ऑफ द CO2 के लिए, एंड सिंथेसिस ऑफ द शुगर फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। इसी को हम बोलते हैं रिडक्शन पावर, हम इसको बोलते हैं हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन की बात करते हैं हमारा, जो डार्क रिएक्शन हमें देखने को मिल रही है हमारा। अब डार्क रिएक्शन क्या होता है, लाइट इंडिपेंडेंट है, इसको लाइट से जरूरत नहीं है, पर ये है ना, जैसे लाइट रिएक्शन उसके साथ साथ ही डार्क रिएक्शन भी हमारी होती है, हमारी देखने को मिलती है। कहाँ पे होगी, हमारी स्ट्रोमा में देखने को मिलती है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, केल्विन साहब ने की थी, इसलिए उसको केल्विन साइकिल भी हम इसको कह देते हैं यहाँ पे। तो बात करते हैं डार्क रिएक्शन, इट टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा में हमें देखने को मिलते हैं। इट इज अ लाइट इंडिपेंडेंट होती है, बट डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट। लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट क्या होते हैं, एटीपी और NADPH पे डिपेंडेंट है हमारे यहाँ। दिस इज ए बायोसिंथेसिस फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ शुगर का फॉर्मेशन हमें होता है। द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन 14 का यूज किया था बाय द केल्विन ने इन द किसमें, एल्गल फोटोसिंथेसिस स्टडीज की थी, टू लीड द डिस्कवरी क्या पे दैट फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज द 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये इन्होंने पूरी रिसर्च की थी केल्विन साहब ने, किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है। ही आल्सो कंट्रीब्यूट टू वर्किंग आउट द कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे भी इन्होंने बताया था, हैंस इट इज कॉल्ड द केल्विन साइकिल आफ्टर इनके डिस्कवरी के बाद उन्होंने बताया। द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA क्या होता है, C3 साइकिल, क्या होता है, C3 साइकिल भी बोलते हैं। तो अभी फर्स्ट एक्सेप्टर होता है जो स्टेबल कंपाउंड बनता है, वो क्या होता है, C3 हमारा क्या होता है, PGA होता है हमारा। बट इन C4 प्लांट के अंदर होता है फर्स्ट प्रोडक्ट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि 4 कार्बन कंपाउंड होता है इसलिए C4 साइकिल। तो C4 और C3 किस में होते हैं, फर्स्ट एक्सेप्टर जो स्टेबल कंपाउंड बनता है उसी के आधार पर इनको क्या कहते हैं, हमारा C3 C4। तो C3 में क्या होता है, 3 क्या होता है हमारा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का बनता है, PGA एक्सेप्टर होता है हमारा, है ना। और C4 में क्या होता है हमारा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA हमारा होता है C4 साइकिल के अंदर देखने को मिलता है। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन द केल्विन साइकिल क्या होता है, जो CO2 और उसका प्राइमरी एक्सेप्टर जो होता है देखने को मिलते हैं, वो क्या होता है, 5 कार्बन शुगर होती है, इसको बोलते हैं रिबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट बोलते हैं। तो बाईफॉस्फेट थे और एक CO2 हमारा वहाँ पे आया, फिक्सेशन कराया, तो 6 कंपाउंड हमारा बनता है हमारा। केल्विन and his co-worker then work out for the whole pathway and show that the pathway operated in the cycle manner के रूप में काम करता है ना। the RUBP was the regenerate, जो रिबुलोज बाइफॉस्फेट तो वापस को क्या होता है, रीजनरेशन होता है और देखने, और ये वापस साइकिल में चलता चला जाता है हमारा। तो इसी आधार पर उसको बोलते हैं केल्विन साइकिल नाम दिया गया हमारा। केल्विन साइकिल कैन बी डिस्क्राइब टू 3 स्टेजेस की दी गई है, पहला है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन और तीसरा है रीजनरेशन। देखो डायग्राम से उसको समझते हैं, देखिए आपको बड़ा सिंपल सा डायग्राम है। देखिए हमारा एटमॉस्फेयर से CO2 आई हमारी, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा, है ना, यहाँ पे रिबुलोज 1,5-फॉस्फेट हमें बात बना। इसका क्या हुआ बेटा हमारा, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन, आपका क्या होता है हमारा, इसका कार्बोक्सिलेशन किया जाता है, यहाँ पे क्या होता है, इसको फिक्सेशन किया जाता है। फिक्सेशन करने के लिए हमारी किसकी रिक्वायरमेंट है, हमारा ATP की जरूरत है और NADPH की जरूरत है। तो रिबुलोज 1-फॉस्फेट जो होता है CO2 को एक्सेप्ट करते हैं हमारा, है ना। तो ये 5 कार्बन है और एक कार्बन, 6 कार्बन कंपाउंड बने, क्या बनते हैं हमारे, 3
फॉस्फोग्लिसरेट बनते हैं। तो ये 3 कार्बन कंपाउंड है, पर ऐसे कितने बनते हैं? 2 बनते हैं यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट का हमारा फॉस्फेन हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट का क्या होता है? रिडक्शन हमें देखने को मिलता है हमारा। रिडक्शन होता है, रिडक्शन के लिए हमें क्या होता है? एक एटीपी के मॉलिक्यूल की जरूरत होती है और NADPH की जरूरत है। तो एटीपी रिड्यूस हो जाएगा ADP के अंदर और NADPH होता है ना, NADPH प्लस के अंदर टूट जाएगा हमारा। रिडक्शन होगा, रिडक्शन क्या होता है? ट्रायोस फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा हमारा? ट्रायोस फॉस्फेट। ये ट्रायोस फॉस्फेट हमारी आगे चल के होगी सुक्रोज और स्टार्च के फॉर्म में हमें देखने को मिलती है हमारी। ये ट्राइस फॉस्फेट आगे इसका क्या होता है? रीजनरेशन हमारा देखने को होता है हमारा। तो रीजनरेशन में क्या होता है? वापस एटीपी का खर्चा हुआ देखिए हमारा, और एटीपी NADPH में बदल के हमारा, और रीजनरेट होकर क्या होता है? रिबुलोज बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ये कंटिन्यूस साइकिल का हमें देखने को मिल रहा है हमारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है हमारा। तो यहाँ पे खर्चा क्या हो रहा है? देखिए हमारा NADPH का खर्चा हो रहा है, एटीपी का खर्चा हमें देखने को मिल रहा है हमारा। देख सकते हैं आपको यहाँ पे, यस। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस की बात करता हूँ मैं आपको। तो देखिए आपको ये यहाँ से रिबुलोज बाइफॉस्फेट से यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट का बनना बेटा, ये हमारा क्या कहिए यहाँ, सॉरी, इसका क्या कहलाता है? हमारा कार्बोक्सिलेशन कहलाता है हमारा। कार्बोक्सिलेशन से यहाँ तक ट्राइस फॉस्फेट का बनना हमारा क्या होता है? रिडक्शन कहलाता है। ट्राइस फॉस्फेट से वापस रिबुलोज का बनना हमारा क्या होता है? रीजनरेशन की प्रोसेस कहलाती है। 3 प्रोसेस हमारी कहलाती है, और चौथी और होती है हमारी समझते हैं सिंथेसिस। चाहे ट्राइस फॉस्फेट से आपके क्या बनते हैं? सुक्रोज और स्टार्च बनते हैं, जो कि एनसीईआरटी ने हमें नहीं बताया है यहाँ पे। फर्स्ट बात करते हैं कार्बोक्सिलेशन के अंदर। CO2 इज यूटिलाइज्ड बाय द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP के द्वारा क्या होता है? इसका यूटिलाइज किया जाता है। द रिएक्शन इज कैटेगराइज्ड बाय द एंजाइम, कौन सा? RuBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम, विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बनते हैं? 3 PGA के क्या बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। रूबिस्को दैट इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा है ना RuBP जो हमारा होता है, मतलब रूबिस्को जो होता है, रुबुलोज बाइफॉस्फेट है ना, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेजेस एंजाइम, ये मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम हमें देखने को मिलता है हमारा इन द वर्ल्ड के अंदर हमारा। नाउ नेक्स्ट इज इसको रूबिस्को क्या होता है? ड्यूल नेचर एंजाइम है, क्योंकि ये कार्बोक्सिलेशन भी करता है हमारा और ऑक्सीडेशन भी करता है। आगे इसके बारे में देखेंगे। दूसरा रिडक्शन की बात करते हैं। देयर इज अ सीरीज ऑफ रिडक्शन होता है डेट लीड द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन हमें देंगे। द स्टेप इन्वॉल्व में क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या? एटीपी का, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल किसके बने थे? 3 PGA के बने थे। तो एक के लिए 1 एटीपी, 2 के लिए 2 बने हमारे। तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हुआ ऑफ द फॉस्फोराइलेशन, एंड 2 क्या बना हमारे? NADP के मॉलिक्यूल यूज हुए किसके अंदर? पर CO2 फिक्सेशन के लिए, याद रखिएगा यहाँ पे। तो अभी तक रिडक्शन में क्या हुआ हमारा? 2 चीज हमें काम में आई हमारा। तो फिक्सेशन ऑफ द 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 की बात करूं हमारा, फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में क्या होंगे हमारे? 6 टर्न ऑफ साइकिल की रिक्वायरमेंट होगी हमारा, क्योंकि ग्लूकोज में कितने बनते हैं हमारे? 6 कार्बन के मॉलिक्यूल होने चाहिए हमारा, आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द पाथवे की बात करते हैं। लास्ट होता है रीजनरेशन। दिस रीजनरेशन स्टेप रिक्वायर्ड 1 एटीपी का खर्चा में देखने को मिलता है फॉर द फॉस्फोराइलेशन टू जनरेट द वापस RuBP के फॉर्मेशन के लिए हमें देखने को। टू मेक द 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की बात करूं तो 6 टर्न ऑफ साइकिल क्या होती है? रिक्वायरमेंट हमें देखने को मिलेगी, यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 6 टन की बात करें तो एक मॉलिक्यूल के फिक्शन क्या हुआ? 3 एटीपी का खर्चा हुआ, तो 6 टाइम चलेगी तो क्या बनेंगे हमारे? 18 एटीपी का खर्चा हुआ, और क्या हुआ? 2 NADPH2 का खर्चा हुआ। 6 टाइम चलेंगे, 6 दूनी 12 यानी कि 12 NADPH2 का फॉर्मेशन हुआ। मॉलिक्यूल विल बी रिक्वायर्ड टू मेक द 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू द कैल्विन साइकिल। तो कैल्विन साइकिल के दौरान हमें क्या होगा? हमारा 18 एटीपी का खर्चा और 12 NADPH2 मॉलिक्यूल्स का खर्चा हमें देखने को मिलता है एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए हमें देखने को मिलता है। तो इन हमने कितना? एक CO2 का मॉलिक्यूल डाला, 18 एटीपी डाले और 12 NADPH2 डाले, NADPH। बाहर क्या निकला? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल निकला, 18 क्या बने हमारे? ADP बने और 12 NADP बने। ये NADP वापस क्या हुए? वापस प्रोटॉन को लेने के लिए क्या होते हैं? तैयार हो जाएंगे, वापस पहुंच जाएंगे हमारे, ठीक है ना? यस, इस प्रकार से साइकिल का फॉर्मेशन यहाँ पे चलता रहता है। यहाँ पे C4 पाथवे की बात करता हूँ मैं आपको। C4 पाथवे, तो C4 पाथवे में क्या होता है? C4 पाथवे हैज द C4
है ना, ऑक्सलो एसिटिक 4 कार्बन वाला हमारा क्या होता है, हमारा स्टेबल कंपाउंड बनता है हमारा। द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन हमें देखने को मिला प्रोडक्ट होता है, बट दे कैन आल्सो यूज द C3 पाथवे और द केल्विन साइकिल, द मेंशन बायोसिंथेटिक पाथवे की हम बात की यहाँ पे। C4 पाथवे स्पेशल्स होते हैं हमारे, है ना, यहाँ पे दे हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी, उन्हें क्या बोलते हैं, क्रेंच एनाटॉमी कहते हैं। तो हमने मोनोकोट लीफ के अंदर देखी थी, वहाँ पे बंडल शीट का फॉर्मेशन होता है जिसमें बोलते हैं क्रेंच, एक हमारा बड़ा सा राउंड सा हमें देखते हैं, स्पेशल टाइप की मेसोफिल सेल्स होती है जो राउंड साइज की हमें देखने को मिलती हैं। एनाटॉमी, दे हैव कैपेबल ऑफ परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन लो CO2 कंसंट्रेशन के अंदर। तो C4 पाथवे होती है लो CO2 कंसंट्रेशन में भी अपने आपको क्या करते हैं, आपको क्या करते हैं, फिक्सेशन कर सकते हैं, जबकि C3 को क्या होती है, हायर CO2 कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है हमारा। दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर, C4 पाथ वाले क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर पे भी क्या करते हैं, काम कर सकते हैं हमारा। दे शो प्रेजेंस ऑफ हाई लाइट इंटेंसिटी पे उनको काम कर सकते हैं हमारा। दे ले के प्रोसेस कॉल्ड द फोटो रेस्पिरेशन, एक फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। क्या होता है, जो C3 प्लांट जो होते हैं हमारे, जब कंसंट्रेशन CO2 की कम हो जाती है, 300 ppm से कम हो जाती है, तो एक्चुअली क्या होता है, जो रूबिस्को एंजाइम मैंने आपको बताया था, ड्यूल नेचर का जो एंजाइम होता है ना, एक्चुअली रूबिस्को एंजाइम की जो एफिनिटी होती है वो ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा होती है मेरे CO2 की तुलना में। पर जब ऑक्सीडेशन जब CO2 की कंसंट्रेशन होती है तब क्या होता है, रूबिस्को एंजाइम CO2 को क्या करता है, फिक्स करता है। पर जैसे CO2 की वैल्यू कम हुई हमारी, वो ऑक्सीजन को क्या करता है, जोड़ देता है। तो जब ऑक्सीजन जुड़ेगा, है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या होगा, CO2 लेता है, ऑक्सीजन निकलनी चाहिए, पर यहाँ पे हमने क्या नाम दिया, फोटो रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे क्या करता है, CO2 कंसंट्रेशन के कम होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो रूबिस्को एंजाइम का, तो ऑक्सीजन को लेना शुरू कर देगा, ऑक्सीजन को बांध देगा हमारा, ठीक है ना, यहाँ पे, और RUBP के साथ बांधेगा, और एंड प्रोडक्ट के रूप में हम बात करते हैं तो वहाँ पे CO2 निकलना शुरू हो जाता है, जबकि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ऑक्सीजन निकलना चाहिए, तो उल्टा हो जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं प्रकाश, लाइट की प्रेजेंस में ही, है ना, एज ए रेस्पिरेशन होना, तो फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पे प्रोसेस कहते हैं, यहाँ पे इन्हें C2 साइकिल भी कह देते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ हमें, तो ये जो फोटो रेस्पिरेशन है हमारा, क्या होता है हमारा, ये C3 साइकिल में देखने को मिलता है। C4 साइकिल में इसके लिए क्या होती है, स्पेशल अरेंजमेंट होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, हमारा क्रेंच एनाटॉमी कहते हैं, जो इसी को फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए एक प्रकार का एडेप्टेशन हमें देखने को मिला हमारा। यहाँ पे क्या होता है, जो लार्ज सेल अराउंड द वेस्कुलर बंडल, है ना, C4 प्लांट में देखने को मिलता है, जिन्हें बोलते हैं बंडल शीट सेल्स बोलते हैं। एंड दे है एंड द लीव्स व्हिच हैव सच एनाटॉमी, ऐसे एनाटॉमी जो रखते हैं उन्हें बोलते हैं क्रेंच एनाटॉमी कहते हैं यहाँ पे, और ये मोनोकोट रूट में हमें देखने को मिली थी। द बंडल शीट सेल्स में फॉर्म सेवरल लेयर अराउंड द वेस्कुलर बंडल के, बहुत सारी लेयर बनाते हैं। देव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, में नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। थिक वॉल होती है जो इम्प्रीवियस टू गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या होती है, हमारी इम्प्रीवियस होती है हमारी, एंड नो इंटरसेल स्पेसेस भी नहीं होता है ना। एग्जाम्पल के रूप में किसमें देखने को मिलते हैं, मेज में, सोरगम के अंदर, शुगर केन में ऐसा देखने को मिलता है हमारा। C4 प्लांट हैव आल्सो मीजोफिल सेल्स, क्या होते हैं, मीजोफिल सेल्स भी होते हैं, बट केल्विन साइकिल डू नॉट ऑपरेट हियर। जो मीजोफिल सेल्स में केल्विन साइकिल नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ पे वो एंजाइम है ही नहीं, रूबिस्को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। C4 प्लांट केल्विन साइकिल ऑपरेटेड, जो C4 प्लांट में जो केल्विन साइकिल ऑपरेट होगी वो क्या होती है, बंडल शीट सेल्स के अंदर होती है हमारी C4 साइकिल। तो C4 साइकिल हैच एंड सेलेक्ट साइकिल भी बोलते हैं हमारा, है ना। यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड इन द बोथ, जो कंप्लीट होता है हमारा कहाँ होता है, C4 साइकिल मीजोफिल सेल्स के अंदर होगा, एज वेल एज बंडल शीट सेल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है हमारा, ठीक है हमारा। जबकि C3 साइकिल मीजोफिल सेल्स के अंदर ये हमें देखने को मिलता है हमारा, वहाँ पे बंडल शीट सेल्स नहीं थी C3 के अंदर, हमें C4 में हमें दो अलग अलग जगह पे हमें देखने को मिलता है। C4 साइकिल की बात करें तो रूबिस्को इज नॉट एक्सपोज टू द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से एक्सपोज नहीं हो पाता है, सो देयर इज ए वेरी लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ द फोटो रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ ही नहीं सकता है हमारा, तो फोटो रेस्पिरेशन होने के चांसेस नहीं होंगे। फोटो रेस्पिरेशन होगा तो बायोमास का प्रोडक्शन क्या होगा, इसमें ज़्यादा हमें देखने को, देयरफॉर प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस प्लांट क्या होती है, ज़्यादा हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। ये देखिए आपको देख सकते हैं यहाँ पे हैच एंड सेलेक्ट साइकिल, तो इसको बोलते हैं HSK पाथवे भी बोलते हैं। हैच का मतलब हैच
एस का मतलब चले और के मतलब यहाँ पर क्रेंज एनाटॉमी से लिया गया, तो एचएस के पाथवे भी बोलते हैं, याद रखिएगा। C4 पाथवे का दूसरा नाम है एचएस के पाथवे। C3 का नाम क्या है हमारा, केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, और फोटो रेस्पिरेशन को बोलते हैं C2 साइकिल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो जगह पे होता है, मीजोफिल सेल्स के अंदर और आपके बंडल शीट। मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या होता है, देखो रूबिस्को एंजाइम नहीं है यहाँ पे पेप्केज एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंस होता है यहाँ पे। तो एटमॉस में CO2 का क्या होता है, पेप्केज क्या होता है, उसकी पेप्केज की टोटल एफिनिटी CO2 के साथ होती है हमारे, और यहाँ पे इसका फिक्सेशन करता है, C4 एसिड बनता है, यानी मैलिक एसिड का फॉर्मेशन, जिसको ट्रांसपोर्ट प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा मैलिक एसिड का ट्रांसपोर्ट करता है हमारा, कहाँ पे, हमारा बंडल शीट सेल के अंदर पे। यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन CO2 यहाँ पे रिलीज होती है हमारी, है ना। C3 एसिड यहाँ पे हमें पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, उसको वापस यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है हमारा रीजनरेशन के रूप में, जो कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट का फॉर्मेशन करता रहता है हमारा। तो देखिए यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात की कि मीजोफिल सेल्स में रूबिस्को नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, पेप्केज होता है, और जो बंडल शीट होता है यहाँ पे रूबिस्को होता है, यहाँ पे पेप्केज नहीं होता है, और यहाँ पे अंदर ऑक्सीजन आने का चांसेस भी नहीं होता है, तो यहाँ पे रूबिस्को के ऑक्सीजन जुड़ने का चांस होता है, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्टिविटी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है यहाँ पे। तो ये आपको जो आपको जो स्क्वायर दिखाए गए डब्बे, यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इस जगह पे क्या आएगा, तो आपको यहाँ पे याद रखिए डायग्राम अपने यहाँ से बनाएगा, या फिक्सेशन हो रहा है या डीकार्बोक्सिलेशन होती है, और यहाँ रीजनरेशन की प्रोसेस हो रही है हमारा, ये फिल इन द ब्लैंक भरने के लिए दिया गया है हमारा, देख सकते हैं यहाँ पे। हैच एंड सेलेक्ट पाथवे की बात करते हैं, एचएस के पाथवे की बात करते हैं। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर क्या होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल क्या होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, एंड इज प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा। द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सेशन ऑफ इज PEP कार्बोक्सिलेज, जिसे पेप्केज भी कहते हैं हमारा। ड्यू टू कार्बोक्सिलेशन ऑफ PEP ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड इस फॉर्म बनता है हमारा विच इज क्या होता है, C4, 4 कंपाउंड कार्बन होता है हमारा, दैट इज रिड्यूस बाय द NADPH2 से रिड्यूस होता है एंड कन्वर्ट इनटू द C4 एसिड, यानी कि मैलिक एसिड में बदल जाता है। 4 कार्बन हमें देखने को मिलते हैं। मैलिक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड होता है किसमें, बंडल शीट सेल्स के अंदर चले जाते हैं। वेयर इज रिलीज CO2, उसका रिडक्शन होता है, तो CO2 बनता है, और वो किससे बनता है, C4 के अंदर C3 बनता है, यानी पायरुविक एसिड के अंदर C3 का बन जाता है पायरुविक एसिड, और यहाँ से क्या होता है, CO2 निकल जाए, एक कार्बन निकला, CO2 के फॉर्म में निकला हमारा पायरुविक एसिड, विच इज यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस। CO2 रिलीज होना क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन। पायरुविक एसिड देन मूव टू द मीजोफिल सेल्स, है ना, मीजोफिल सेल्स। पायरुविक एसिड क्या होता है, मीजोफिल सेल्स रिलीज करते हैं, किसके लिए, रीजनरेट, पायरुविक फॉस्फोइनोल पायरुवेट को बनाने के लिए, वापस क्या होता है, उसको बाहर करता है बाय द फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के द्वारा। सो रिलीज ऑफ CO2 इन द बंडल शीट सेल इज एक्सेप्टेड बाय किसके द्वारा, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के द्वारा कहता है, एंड केल्विन साइकिल यहाँ पे क्या होती है, ऑपरेट होती है। रूबिस्को के लिए खूब CO2 यहाँ पे मिलती रहती है यहाँ पे, और मोर प्रोडक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलता रहता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं। तो C3 साइकिल पढ़ा, C4 साइकिल पढ़ा, अब हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, बोलते हैं C2 साइकिल भी कहते हैं, याद रखना। तो रूबिस्को जो होता है एक्टिवेटेड साइट होता है, कैन बाइंड विथ बोथ, दोनों के साथ इसकी एफिनिटी होती है, CO2 एंड ऑक्सीजन, एंड व्हेन इज बाइंड CO2 से बाइंड करता है तो केल्विन साइकिल ऑपरेटेड होता है, बट जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा तो फोटो रेस्पिरेशन क्या होगा, यहाँ पे अकर्स होते हैं हमारा। सो रूबिस्को इज ए much greater affinity for the CO2, but CO2 oxygen ratio is nearly equal than the oxygen की बात करते हैं हमारा, and the binding is competitive हमें देखने को मिलता है, बराबर होगा तो competitive ratio हमें देखने को मिलता है हमारा। It is a relative concentration of oxygen and CO2 that determine which of the who will be bind to the enzyme। तो ये कंसंट्रेशन वैल्यू निर्भर करती है कि इसके साथ कौन बाइंड करेगा, ऑक्सीजन बाइंड करेगा या CO2। तो CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो CO2 बाइंड करेगा, पर जब CO2 की वैल्यू कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है यहाँ पे। सो फोटो रेस्पिरेशन डिक्रीज द प्लांट प्रोडक्टिविटी करता है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो ग्लूकोज नहीं होता है, कुछ प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स यहाँ के फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। टू प्रिवेंट फ्रॉम द फोटो रेस्पिरेशन प्लांट्स एडेप्ट हमें क्या देखने में, क्रेंच एनाटोमी यहाँ पे देखने को मिली। C3 प्लांट्स
सम CO2 ऑक्सीजन बाइंड टू द रुबिस्को में बांध सकते हैं यहाँ पे। व्हेन रुबिस्को बाइंड टू द ऑक्सीजन द RUBP इंस्टेंट ऑफ बीइंग कन्वर्टेड टू द 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA, 2 मॉलिक्यूल PGA से बदलने की जगह इट फॉर्म द 1 मॉलिक्यूल ही बनता है किसका, फॉस्फोग्लिसरेट का बनता है हमारा, एक मॉलिक्यूल बनता है फॉस्फोग्लिसरेट का, एंड दूसरा बनता है हमारा, है ना, दूसरा बनता है फॉस्फोग्लाइकोल जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। क्योंकि देखिए बेटा यहाँ पे RUBP क्या है, 5 कार्बन है हमारा, तो वहाँ पे एक CO2 बन जाता है तो 6 कार्बन बनना चाहिए हमारा, पर यहाँ पे क्या RUBP 5 कार्बन है, ऑक्सीजन जरूरत है 5 कार्बन ही बना, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बने, एक बना PGA का 3 कार्बन वाला और दूसरा बनता है फॉस्फोग्लाइकोल बना जो कि 2 कार्बन है, तो 5 कार्बन 2 कार्बन में, 3 और 5 में, 3 और 2 में 3 कार्बन कौन है, PGA हमारा फॉस्फोग्लिसरेट, और 2 कार्बन है फॉस्फोग्लाइकोलेट, इसको ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं, याद रखिएगा नाम पे, 2 कार्बन इन ए पाथवे कॉल्ड द फोटो रेस्पिरेशन, यहाँ पे कहते थे यहाँ पे। इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे नाइदर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, और यहाँ पे ना ही ATP का फॉर्मेशन होता है, रेदर इट रिजल्ट इन रिलीज ऑफ CO2, इसके बदले में क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन ली और बदले में क्या लिखा, CO2 निकल गई, इसका यूटिलाइजेशन करके, ATP का यूटिलाइजेशन करके। इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP, ना तो ATP बना और ना NADP बना, तो इनका खर्चा भी हो गया यहाँ पे, और बदले में क्या ग्लूकोज भी नहीं बना, यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा, तो इसलिए वेस्ट ऑफ बोलते हैं इसको मैं। सो फोटो रेस्पिरेशन इज कॉम्प्लीटेड, 3 जहाँ पे ऑर्गन में देखने को मिलता है, पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है पेरोक्सिसोम और तीसरा था माइटोकॉन्ड्रिया, 3 जगह पर होती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप सीक्वेंस को याद रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो RUBP बना, 5 कार्बन है, CO2 बना, रुबिस्को के प्रेजेंट में बना 6 कार्बन यानी कि 2 मॉलिक्यूल 3 PGA के बने थे, यहाँ पे जनरल देखने को मिलता है हमारा, ठीक है हमारा। पर यहाँ पे क्या होता है हमारा, जब CO2 नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, तो प्रेजेंट में क्या होगा हमारा, एक PGA बनता है और एक क्या बनता है हमारा, फॉस्फोग्लिसरेट बनता है हमारा, यहाँ ध्यान रखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रिएक्शन हमें बताई गई है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस के बारे में। The rate of photosynthesis is very important in determining the yield of the plant, including the क्रॉप फील्ड के अंदर देखें, क्रॉप प्लांट के अंदर देखें कि वहाँ पे कितना प्रोडक्शन होगा, उसके अंदर कितना ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो जो बायोमास प्रोडक्शन की बात करते हैं उसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डिटरमिनिंग फैक्टर्स हमें देखने को मिलता है हमारा। द प्लांट फैक्टर्स की बात करें, अगर हम बात करें प्लांट में, तो क्या चीज़ आएंगी, द नंबर, द साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ द लीव्स की बात करते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स में आ रही हैं सारी चीज़ें। म्यूजोफिल सेल्स एंड द क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट कैसा है, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन कितनी है देखने को मिलती है, एंड द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल कितना, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं हमारा। द प्लांट और इंटरनल फैक्टर्स आर डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट में, तो सारे जेनेटिक फैक्टर्स एक प्रकार से रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं यहाँ पे। द एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करता हूँ आपको, विच इंक्लूड द अवेलेबिलिटी ऑफ द सनलाइट, है ना, कितनी सनलाइट मिल रही है, टेम्परेचर क्या है, CO2 कितना है, कंसंट्रेशन कितना है, एंड वाटर देखने को मिलता है हमारा। तो ये सारे एक्सटर्नल फीचर्स में हमारे फोटोसिंथेसिस की रेट को इफेक्टिव करते हैं हमारा। ब्लैकमैन्स एक थे हमारे साइंटिस्ट 1904 में, इन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स के अंदर इन्होंने बात की। इन्होंने क्या बात की थी कि अगर कोई रिएक्शंस के अंदर उसको इफेक्टिव करने वाले 4 से 5 फैक्टर्स हैं या कोई कारक हमें देखने को मिलते हैं, तो उनमें से जो सबसे मिनिमम वैल्यू जिसकी होगी वो पूरी रेट ऑफ रिएक्शंस को ही क्या करता है, प्रभावित करता है। और उन्होंने कहा कि वो मिनिमम वाले की अगर जगह जो मिनिमम है, जो सबसे कम है और जो पूरी रेट को इफेक्टेड कर रहा है, और अगर हम उसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ जो प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या होती है, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या कहते हैं, इफ द केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन 1 फैक्टर्स की बात करें, देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू द मिनिमम वैल्यू पे जो चीज की बात है। इट इज द फैक्टर विच इज डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस इफ इट क्वांटिटी इज चेंज, और उसकी प्रोसेस को हम चेंज कर देंगे, उसकी क्वांटिटी चेंज करेंगे तो पूरी रिएक्शन की रेट ही बढ़ जाती है। तो इन्होंने ब्लैकमैन्स लॉ इसको बोलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हम बात करते हैं लाइट के बारे में बात करते हैं हमारा। सो देयर इज ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशंस के बारे में बात करते हैं। रेट एट द लो लाइट इंटेंसिटी पे किस प्रकार से हमें प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है, दोनों के बीच में ग्राफ भी हमें देखने को मिलता है। एट द हायर लाइट इंटेंसिटी की बात करें, ग्रेजुअली द रेट
डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज एज अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। देखिए बेसिक से आपको सीधी सी बात बताता हूँ कि किसी भी चीज़ की रिएक्शंस को या फैक्टर्स को अफेक्ट करने के लिए उसका एक ऑप्टिमम वैल्यू होती है हमारी। जब ऑप्टिमम वैल्यू की बात करते हैं हमारा, जिस पे सबसे ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी में देखने को मिलती है मैक्सिमम, जब कभी उस ऑप्टिमम वैल्यू से, है ना, जो वैल्यू हमारी स्लाइटली बढ़ती है अगर ऑप्टिमम, तो थोड़ी देर के लिए तो रिएक्शन बढ़ेगी, पर ऑप्टिमल से बहुत ज़्यादा इंक्रीज नंबर और वैल्यू बढ़ेगी तो वो क्या करेगी, रेट ऑफ को क्या करेगी, डिक्रीज करती है हमारी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, तो ये हर जगह लागू होता है इस चीज़ को। तो देयर इज ए लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड डिम लाइट के बीच में बात करते हैं हमारा, एंड CO2 फिक्सेशन रेट के बारे एट द लो लाइट इंटेंसिटी पर हमने देखा। एट हायर लाइट इंटेंसिटी में देखते हैं तो ग्रेजुअली द रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज, और जैसे हाईलाइट बढ़ाते हैं तो शुरू में तो बढ़ती है पर आगे फिर इतना इंक्रीमेंट नहीं देखना, वो क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है हमारा एज ए लिमिटिंग फैक्टर्स के रूप में फिर वो हमें देखने को मिलता है। द लाइट सैचुरेशंस अकर एट 10% ऑफ द फुल सनलाइट के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो सैचुरेशन कितना, 10% ऑफ द फुल सनलाइट में हमें देखने को मिलता है। हैंस एक्सेप्ट द प्लांट इन द शेड और इन द डेंस फॉरेस्ट की हम बात करें, लाइट इज रियली इज ए लिमिटिंग फैक्टर इन द नेचर के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो अगर डेंस है या शेडेड एरिया के अंदर है तो लाइट एक वहाँ पे क्या होगा, एक लिमिटिंग फैक्टर में, जो कि विदाउट मतलब सनलाइट की प्रेजेंस के बिना प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। तो लाइट इस क्या है कि हमारा एक प्रकार से एक लिमिटिंग फैक्टर हमें देखने को मिलता है। इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट, अगर इंसिडेंट लाइट है अगर उसको बढ़ाते हैं बियॉन्ड ए पॉइंट कॉजेज द ब्रेकडाउन ऑफ द क्लोरोफिल्स एंड ए डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। अगर हम उसको लाइट को क्या करें, हमारा बढ़ाते हैं उसका जो एक पॉइंट होता है, जैसे कि फोटो सिस्टम P1 की बात करें तो 700 नैनोमीटर्स के हमें देखने को मिलता है, P सेकेंड पर 680, तो इससे ज़्यादा इंटेंसिटी पे क्या होता है, हाई लाइट इंटेंसिटी पे क्या होगी, इनका सोलराइजेशन होता है। क्लोरोफिल का क्या होगा, सोलराइजेशन हो जाता है, यानी ऑक्सीडेशन हो जाता है। और जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस रेट क्या होगी, हमारी डिक्रीज हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे ग्राफ हमें दिखा गया है, ग्राफ ऑफ द लाइट इंटेंसिटी ऑन द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस पे दिया गया हुआ हमारा। एक यहाँ पे धीरे धीरे आपको ABC आपको दिखाया हुआ है ग्राफ को, यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी को देखो बढ़ाते हुए दिखाई दिया जा रहा है, और यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को हमें दिखाया जा रहा है। तो देखिए जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, इधर देखिए आपको, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की रेट भी क्या होती है, हमारी बढ़ती चली जा रही है। पर एक ऑप्टिमम से ज़्यादा जब चलने जाने पर क्या होता है, ये बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी हमारी, ठीक है, हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ग्राफ की तरह से इसको समझाया गया है, यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको एक बार आप देखिए। तो यहाँ पे ये ABC के बारे में कई बार पूछा जाता है यहाँ पे। तो A यहाँ पे क्या है, एक A इज ए लिमिटिंग फैक्टर के रूप में देखने को मिलता है। A क्या हमारा यहाँ पे लाइट हो सकती है हमारा, E क्या हो सकता है हमारा मैक्सिमम वैल्यू हमें देखने, मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की रेट यहाँ पे इसने ऑब्टेन कर ली है यहाँ पे इसके यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी पर। D की बात करें तो D क्या है, लाइट इंटेंसिटी को शो कर रहा है हमारा। अब यहाँ पे आप देखिए आपको जो मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त किया, तो यहाँ पे B जो है आपका, ये क्या कर रहा है आपका, एक शुरुआत में तो क्या होता है, इंक्रीमेंट दिखा रहा है, देखिए आप देखते हैं, और फिर बाद में स्टेबिलिटी शो कर रहा है। तो B हमें यहाँ पे क्या होता है, CO2 का एक फैक्टर के रूप में दिखाई दे रहा है हमारा। इससे आगे चलते हैं लाइट इंटेंसिटी में, आगे स्टेबिलिटी में बात, तो C क्या होता है हमारा, द अमाउंट ऑफ क्या होता है हमारे क्लोरोफिल की नेचर्स को हमारा क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। तो हमारे NCERT के लास्ट के क्वेश्चंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया भी गया हुआ है कि A क्या है, B क्या है, C के बारे में आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, A क्या है, लाइट है हमारा, B क्या है हमारा, तो B वाला जो पॉइंट होता है, जो लिमिटिंग फैक्टर्स की बात करते हैं यहाँ पे B, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट तक तो लाइट इसको क्या करती है हमारा, इफेक्ट करती है, और कुछ अमाउंट आपको क्या है CO2 दोनों ही इफेक्ट करते हैं। और C हमारा क्लोरोफिल के रेट को हमारा बताता है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल को बताता है हमारा। तो इस प्रकार से ग्राफ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशंस की बात करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बेसिस पे ही हमने यहाँ पे C3 C4 प्लांट्स के बारे में बात की थी हमारी बात की। मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर द फोटोसिंथेसिस क्या होता है हमारा, एज ए कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज वेरी लो इन द एटमोस्फेयर, बहुत कम होता है हमारा, 0.03 से लेके 0.404% के आसपास CO2 हमारे एटमोस्फेयर में देखने को मिलती है। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, अगर हम कुछ 0.5% अगर यहाँ पे बढ़ती है, रेट हमारी बढ़ती है हमारी CO2%,
कैन इंक्रीज द CO2 फिक्सेशन रेट। तो इस ऑप्टिमम से अगर 0.5% अगर बढ़ती है तो क्या होती है, शुरुआत में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो CO2 की वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाना हमारा, तो क्या होता है, ये फर्टिलिटी रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस कहलाता है, यानी एज ए फर्टिलिटी इफेक्ट हमें देता है फोटोसिंथेसिस के अंदर कितना 0.5%। इसके बाद जाएगा तो फिर टॉक्सिक हमें दिखाई देती है, यहाँ पे टॉक्सिसिटी में करती है हमारा। बियॉन्ड दिस लेवल कैन बिकम द डैमेजिंग ओवर द लॉन्गर पीरियड। क्या करेगा उसके बाद, अगर इससे ज्यादा बढ़ती है हमारा, तो ऑप्टिमम से थोड़ा सा बढ़ा तो फर्टिलिटी इफेक्ट दिखाया, पर ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी इफेक्ट हमें दिखाता है, यहाँ पे देखने को मिलता है। द C3 प्लांट्स है ना, रेस्पॉन्ड डिफरेंटली ऑन द CO2 कंसेंट्रेशन पे, हमने देखा था यहाँ पे काम करते हैं हमारा दोनों में। एट द लो लाइट कंडीशन की बात करते हैं, नाइदर ग्रुप रेस्पॉन्ड टू द हाई CO2 कंडीशंस पे हमें देखने को मिलते हैं हमारा। इन लो लाइट कंडीशन में नाइदर ग्रुप रिप्रेजेंट द हाई CO2 कंडीशंस पे नहीं आपको रेस्पॉन्ड करते हैं हमारा। एट हाई लाइट इंटेंसिटी की बात करें, प्रकाश की तीव्रता की बात करें, तो बोथ C3 एंड C4 प्लांट शो इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट इंटेंसिटी की साथ बात करें और CO2 की बात करें, जो B पॉइंट हमने देखा था हमारा, तो क्या होता है, प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ाता है हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विद इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन। तो जैसे लाइट की पॉइंट बढ़ता है वैसे वैसे CO2 कंसंट्रेशन की रेट बढ़ती है, तो प्रोडक्टिविटी क्यों हमारी बढ़ेगी, जो कि प्रीवियस ग्राफ में बी जगह पे हमने देखा था यहाँ पे। The C3 plant show the saturation is about, कितना होता है saturation point अगर C4 प्लांट का 680 माइक्रोन लीटर की बात करें, हमारी बात करें, while C3 प्लांट की बात करें, CO2 की कंसंट्रेशन की बात करें हमारा, the saturation seen only beyond the 450 माइक्रोन लीटर पर लीटर के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो दोनों की CO2 कंसंट्रेशन लेवल हमें, तो C4 प्लांट में क्या होता है आपको, क्योंकि वहां पे दो जगह बंडल शीट सेल्स के अंदर हमें देखने को मिला था और मेसोफिल सेल्स में, तो वहां पे CO2 को कंसंट्रेशन करने का काम करो, बंडल शीट सेट कर देती है, वहां पे पेप्टेज एंजाइम होता है, तो वहां पे इसकी कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट कम है, 360 पे ही हमारा ppm पे ही हमारा काम चल जाता है। जबकि जब C3 प्लांट की बात करते हैं तो उनको CO2 कंसंट्रेशन चाहिए था, और वहां पे रिएक्शन एक ही जगह पे मेसोफिल सेल्स में होती है, हमारा रूबिस्को एंजाइम वहां पे करता है, तो उसको CO2 की कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हमें देखने को मिलती है, तो 450 माइक्रोन के आसपास हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। Thus the current availability of the CO2 level is limiting to the C3 plant। तो C3 प्लांट के लिए क्या होता है, एक लिमिटिंग फैक्टर के रूप में हमारा काम करेगा, क्योंकि उससे बियॉन्ड अगर उससे नीचे कम होगा तो रूबिस को क्या करेगा, यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशंस में स्टार्ट कर देता है हमारा। The C3 plant respond to the higher CO2 concentration by showing the increased rate of the photosynthesis leading to the higher productivity has been used for the some greenhouse crop such as tomato and bell pepper के रूप में। तो आपने क्या होता है, C3 प्लांट के लिए क्या चाहिए आपको, हायर CO2 कंसंट्रेशन चाहिए, तो इसीलिए क्या होता है, आपने देखा होगा खेतों के ऊपर एक पॉलीथीन का सा एक बैग ट्री, हमारा ग्लास हाउस उसको बोलते हैं, उस तरह से बनाया जाता है यहाँ पे देखना। तो क्या होता है, CO2 की कंसंट्रेशन को क्या होता है, मेंटेन करने का काम करता है, जिससे क्या होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपको देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे कि टोमेटो और बेल पेपर में ऐसा देखने को मिलता है यहाँ पे, एक प्रकार से ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह हमारा काम करता है यहाँ पे। दे आर आल्सो अलाउड टू ग्रो इन द कार्बन डाइऑक्साइड enrich atmosphere and lead to the higher yield हमें देता है हमारा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इनरिच होगा तो ज़्यादातर क्या होगा, ज़्यादा यील्ड भी हमें देखने को मिलती है यहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमें देखने को मिलता है हमारा। एक और चीज़ की बात करते हैं तो कंपनसेशन पॉइंट भी यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। क्या होता है कंपनसेशन पॉइंट की हमारी बात करते हैं, कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है कि प्लांट क्या होता है हमारा, जितनी हमारी CO2 को यूज कर रहा है और जितनी ऑक्सीजन निकाल रहा है हमारा, अगर दोनों का आपस में एडजस्ट हो गया तो एडजस्टमेंट हमें देखने को मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, कंपनसेशन पॉइंट हमें कहते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर की बात करते हैं हमारा। तो टेम्परेचर में बात करते हैं तो डार्क रिएक्शंस बीइंग एंजाइमेटिक एंड टेम्परेचर कंट्रोल होती है। जो डार्क रिएक्शन की बात की थी हमने, है ना, वो सारा क्या होता है, स्ट्रोमा में होती है, और सारी क्या होती है, एंजाइमेटिक, और एंजाइम क्या होते हैं, टेम्परेचर के लिए क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, हमें देखने को मिलता है। द लाइट रिएक्शन इज आल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, बट दे आर अफेक्ट टू द मच लेस एक्सटेंट। क्या होता है, लाइट रिएक्शन भी है पर वो थोड़ा सा कम प्रभावित होती है
इनकी डार्क रिएक्शन की तुलना में। द C4 प्लांट रेस्पॉन्ड टू द हायर टेम्परेचर को ग्रो करते हैं हमारा, शो द हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाइल द C3 प्लांट है मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है हमारा। तो जो C3 प्लांट होते हैं हमारे जनरल से 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर पे हमारे ये अच्छी तरह से बेस्ट प्रोडक्टिविटी देते हैं। जब C4 प्लांट की बात करते हैं हमारा, तो ये आपके 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हमारे काम करते हैं। इसके ऊपर एक और कैंप प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे पूरे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी काम कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं हमारा, देखने को मिलता है हमारा। तो टेम्परेचर की वजह से वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पे यही इवोल्यूशंस भी इस तरह से C3 प्लांट बने, C4 प्लांट बने, फिर कैंप प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। द टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर द फोटोसिंथेसिस डिफरेंट प्लांट आल्सो डिपेंड ऑन द हैबिटाट दे आर एडेप्टेड टू। डिफरेंट हैबिटाट पे होते हैं, उनके हिसाब से उनका टेम्परेचर वेरिएशन भी हमें अलग अलग, उनका ऑप्टिमम भी अलग अलग देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल प्लांट्स जो होते हैं हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम हमें देखने को मिलता है, एंड प्लांट एडेप्टेड जो टेम्परेट क्लाइमेट्स की वजह से, टेम्परेट की तुलना में ट्रॉपिकल प्लांट के हाई टेम्परेचर के लिए क्या होते हैं, ऑप्टिमाइज हमें देखने को मिलते हैं हमारा। नेक्स्ट लास्ट हम बात करते हैं वाटर के बारे में। सो इवन थ्रू द वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट इन द लाइट रिएक्शन के हमें देखना, क्योंकि फोटोलाइसिस हमारा करवाता है। द इफेक्ट ऑफ द वाटर एज ए फैक्टर जो मोर थ्रू इट्स इफेक्ट्स ऑन द प्लांट, ज्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है रेदर देन द डायरेक्टली ऑन द फोटोसिंथेसिस। तो इसका डायरेक्टली इफेक्ट हमें फोटोसिंथेसिस में हमें देखने को मिलता है। वाटर स्ट्रेस कोजेस क्या होता है हमारा, जब भी प्लांट में क्या होगा, वाटर की कमी आएगी, उसमें वाटर स्ट्रेस कंडीशन होगा, तो क्या होगा भाई, स्टोमेटा क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे। जैसे क्लोज हो जाएंगे तो CO2 की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, वहां पे प्लांट्स के लिए क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी स्टोमेटा की कमी की वजह से। सो वाटर स्ट्रेस इज आल्सो मेक लीव्स विल्ट, क्या हो जाएगी हमारी, मुरझा जाएगी हमारे, थस रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया, लीव का सरफेस एरिया भी क्या होगा, कम हो जाएगा, तो एरिया ऑफ द लीव्स में कम हो जाएगा, एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी क्या होगी, कमी हमें देखने को मिलेगी। तो फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली क्या होता है, अफेक्टेड हमें देखने को मिलता है यहाँ पे इस तरह से। तो डायरेक्टली वाटर जो होता है हमारा फोटोसिंथेसिस को डायरेक्टली अफेक्ट करने का काम करता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ फैक्टर्स थे हमारे जो कि हमने यहाँ पे देखे समझे, जो कि फोटोसिंथेसिस को क्या करते हैं, हमारे इफेक्ट करने का काम करते हैं, हम बात करते हैं। लास्ट हम बात करते हैं, हमारे NCERT ने क्या हुआ, एक टेबल दी गई है, हम देख सकते हैं यहाँ पे आपको कि ये C3 C4 प्लांट के अंदर हम देखेंगे तो क्या डिफरेंस हमें देखने को वहाँ पे मिलता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे अगर आपने ढंग से चैप्टर पढ़ा है तो इसका आंसर आप इजीली क्या देख सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं यहाँ पे आराम से एक एक चीज का आपको। और यही आपको क्या होता है, कम से कम 13-14 क्वेश्चन होते हैं आपके, इससे आपको क्लियर कट हमें देखने को मिलता है। तो देखते हैं हमारा क्या किया हुआ है, सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक प्लेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे इसमें से आपको चूज करना है, तो फोर्थ ऑप्शन मेसोफिल और बंडल शीट सेल के अंदर, या बहुत दोनों में से आपको चूज करना है, आपको हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक प्लेस। तो C3 प्लांट्स के अंदर बात करें या C4 प्लांट के अंदर करें, तो C3 प्लांट के अंदर कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, हमारा मेसोफिल सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। C4 प्लांट में क्या होता है, क्या देखने को मिलता है, बंडल शीट सेल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, हम देख सकते हैं हमारा। सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर, तो कहाँ पे कार्बोक्सिलेशन होता है, तो C3 प्लांट में क्या होता है, आपको फिक्सेशन में क्या होता है, मेसोफिल सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। C4 प्लांट में क्या होता है, मेसोफिल सेल्स के अंदर देखने को मिलता है हमारा। यहाँ पे कहते हैं हाउ मेनी सेल टाइप डज लीप फिक्स द CO2 को कितने हमारे पास करते हैं, 2 है, 1 है। तो C3 प्लांट में क्या होता है, केवल मेसोफिल सेल से होती है, तो 1 टाइप ही प्राप्त करते हैं हमारा। और C4 प्लांट में क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं हमारे देखने को मिलते हैं हमारा। कौन सा, हमारा बंडल शीट सेल और मेसोफिल 2 जगह होते हैं, तो 2 हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा हमारा, ठीक है। यस, विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर की बात करते हैं हमारा। तो C3 प्लांट में क्या होता है, RUBP क्या होता है हमारा, रिबुलोज बाइफॉस्फेट हमें देखने को मिलता है हमारा। जबकि C4 प्लांट में क्या होता है, PEP हमें देखने को मिलता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट हमें देखने को मिलता है। नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर की बात करते हैं हमारा, तो प्राइमरी एक्सेप्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पे शुरुआत में क्या होता है, RUBP क्या होता है, 5 कार्बन कंपाउंड हमें देखने को मिलता है। PEP क्या होता है हमारा, 3 कार्बन कंपाउंड हमें देखने को मिलता है हमारा, बात करते हैं हमारा। विच इज द
प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है PGA बनता है हमारा, C3 प्लांट में क्या बनता है PGA बनता है हमारा, और C4 प्लांट में क्या ऑक्सो एसिटिक एसिड बनता है हमें देखने को मिलता है। नंबर ऑफ कार्बन की बात करते हैं तो PGA में 3 कार्बन होता है, ऑक्सो एसिटिक में होता है 4 कार्बन कंपाउंड होता है हमें देखने को मिलता है हमारा। डज द प्लांट है रूबिस्को, यहाँ यस यहाँ प्रेजेंट है, C4 प्लांट में भी प्रेजेंट। दिस प्लांट पेपकेज, तो C3 प्लांट में आपको देखें कि बात करें पेपकेज, डज दिस प्लांट है तो पेपकेज प्रेजेंट होता है, यहाँ पे भी होता है ना, पर इतना इफेक्टिव नहीं होता है। और यहाँ पे भी हम देखते हैं प्रेजेंट C4 प्लांट में प्रेजेंट हमें देखने को। विच सेल इज द प्लांट सेल, तो रूबिस्को में देखने को मिलता है, तो C3 प्लांट में मीजोफिल सेल्स के अंदर देखने को मिलता है, और यहाँ पे C4 प्लांट में बंडल शीट सेल के अंदर देखने को मिलता है हमारा। CO2 फिक्सेशन की बात करते हैं हमारा रेट अंडर द हाईलाइट कंडीशन में बात करें तो यहाँ पे मीडियम हमें देखने को मिलेगा आपको, और यहाँ पे क्या होता है लो लाइट मीडियम हमें देखने को मिलता है हमारा, लो लाइट मीडियम हमें देखने को मिलता है हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट होता है वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट इन लो लाइट इंटेंसिटी की बात करें हमारा, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपको तो नेग्लिजिबल हमें देखने को मिलता है हमारा, है ना यहाँ पे। और यहाँ पे भी क्या होता है नेग्लिजिबल हमें देखने को मिलता है हमारा। वेदर द फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट इन हाईलाइट इंटेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा हमारा हाई हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे क्या हमें हाई हमें देखने को मिलता है, दोनों में देखने को मिलता है। वेदर द फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट इन लो CO2 कंसेंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा हाई कंडीशन में देखने को मिलता है, यहाँ पे नेग्लिजिबल हमें देखने को मिलता है हमारा। वेदर द फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट हाई CO2 कंसेंट्रेशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है नेग्लिजिबल होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा नेग्लिजिबल हमें देखने को। टेम्परेचर ऑप्टिमम की बात करें तो C3 प्लांट क्या होते हैं 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड में बेस्ट टेम्परेचर के लिए होता है हमारा, जबकि आपको C4 प्लांट की बात करें तो 30 to 40 डिग्री के लिए बेस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर के रूप में काम करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं C3 प्लांट में होता है वीट और राइस, इसके एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं हमारा, और C4 प्लांट में कहते हैं मेज, शुगर, स्वारगोसम एंड शुगर केन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे एग्जांपल्स हमारे देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे आप डिफरेंस आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक एक चीज़ को हमने यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए की है यहाँ पे। तो अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे बायोस्कोर चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालिएगा। बायोस्कोर चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।